पूरा नोट्स के फॉर्म में है, ठीक है, सारे नोट्स रहेंगे। बुक की समरी है, बुक चाहो तो ना भी पढ़ो इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर। चैप्टर है मार्केट मैकेनिज्म, चैप्टर 6, ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर तुम्हारा है इक्विलिब्रियम की मीनिंग, कोई ऐसी स्टेट जहाँ पे सब बैलेंस्ड हो, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था? मार्केट मैकेनिज्म, है ना। तो मार्केट में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपनी कंट्री में या पूरी मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है? सबसे पहला मीनिंग क्या लिखी थी? लिखा है इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। क्या मतलब है? मतलब अगर किसी चीज की मार्केट के पहले पॉइंट से बात हो रही है, एक आदमी की बात नहीं हो रही है, परंतु समझाने के कहें कि मार्केट में एक चीज की डिमांड हो रही है, एग्जाम्पल 100 kg, ठीक है, और सप्लाई भी कितनी हो रही है? 100 kg। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बिक कितनी रही है, लोग बेचने को कितना तैयार है। सप्लाई का मतलब सबको पता है, चैप्टर पढ़ा हुआ है, बेचने को कितना तैयार है? 100 किलो। और लोग खरीदने के भी कितना तैयार है? 100 किलो। कुछ बचेगा मार्केट में? नहीं बचेगा। बैलेंस हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया, इक्विलिब्रियम की मीनिंग, ठीक है। क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन इन विच, ऐसी सिचुएशन, द क्वांटिटी डिमांडेड, जहां पे डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में मैच करें, सेम आ जाए, तो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम, ठीक है। कीवर्ड्स का ध्यान रखना, रेफर्स टू सिचुएशन इन विच क्वांटिटी डिमांडेड, पूरा लिखना, सिर्फ डिमांड ना लिख देना, क्वांटिटी डिमांडेड कि पता चले मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड, पूरा लिखना, सिर्फ सप्लाई ना लिख देना। डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? इसी का उल्टा। इक्विलिब्रियम जब है कि दोनों बराबर हो, तो डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? दोनों बराबर ना हो, मांग कुछ और हो रही है, सप्लाई कुछ और हो रही है। When the quantity demanded is not equal to quantity supplied, we say that the market is in disequilibrium. सिंपल है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? इक्विलिब्रियम की मीनिंग तो आ गई, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? वो भाव, वो प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई मैच करें, इक्विलिब्रियम प्राइस, सिंपल मीनिंग है। द प्राइस एट विच, ये लिखना अब आगे जरूरी हो गया है, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस की मीनिंग पूछी। द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई से मैच कर रही है, जिस भाव पे, उस भाव को बोला जाए क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस। हम कह रहे हैं जब मार्केट में एप्पल का भाव 80 रुपए किलो है, तो 100 किलो सप्लाई भी है और 100 किलो डिमांड भी है, तो ये 80 भाव क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस। आ रहा है समझ में? तो मीनिंग देखो, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होगी? जिस भाव पे जो ये 100 किलो हमने बताया एग्जांपल में, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है। द अमाउंट दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब अभी हमने एग्जांपल तुम्हें दिया कि अगर मार्केट में एप्पल का रेट 80 रुपए है, सही है ना, कितने रुपए? तो डिमांड भी 100 किलो हो रही है और सप्लाई भी 100 किलो हो रही है, ठीक है। ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। द अमाउंट दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस, वो अमाउंट जो इक्विलिब्रियम प्राइस पे खरीदा बेचा जा रहा है, इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ये थोड़ा रीड के लिए, जो रीड लिखा हुआ है वो रीड के लिए, थोड़ा सा कंसेप्ट आगे जो पाऊंगे वो कैच होगा, ठीक है। डिमांड साइड की कुछ बात उन्होंने लिखी है, कह रहे डिमांड फॉर अ गुड इज जनरेटेड बाय द बायर, ऑब्वियस अभी बताया हमने तुमको। बायर डिमांड अ कमोडिटी बिकॉज इट पॉजेस यूटिलिटी, आप किसी चीज की मांग क्यों करते हो? क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब आपकी जरूरत पूरी करने की उसमें पावर है। अगर कोई ऐसी चीज जो तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर रही है, तुम उसको कभी नहीं खरीदोगे, ठीक है। जैसे हम कहें तुम अपने घर के लिए टेबल खरीद लो, नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? कहोगे हम वाली टेबल लगाएंगे, डाइनिंग वाली, इसको क्यों लगाए? क्योंकि तुम्हारे लिए यूटिलिटी नहीं है, हमारे लिए है, हमने खरीदी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? डिमांड फॉर गुड इज जनरेटेड बाय द बायर, बायर डिमांड द कमोडिटी बिकॉज इट पॉजेस यूटिलिटी, दैट इज इट हैज द पावर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ठीक है। कस्टमर इज प्रिपेयर्ड टू पे अ प्राइस फॉर अ गुड बिकॉज इट गिव्स हिम यूटिलिटी, हम इसके बदले पैसे तभी देंगे जब उसके अंदर यूटिलिटी हो। आप किसी चीज के बदले पैसे तभी दोगे जब उसके अंदर यूटिलिटी हो, वरना नहीं दोगे। द कंज्यूमर विड लाइक टू पे एज लो एज प्राइस एज पॉसिबल, एक बात और है, कस्टमर चाहता है कि सस्ते से सस्ता मिल जाए, ये भी होता है कि नहीं, है ना। ये जो बात लिखी है आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी, रिवाइज करोगे आ जाएगा। क्या लिखा है? मैक्सिमम प्राइस दैट अ कंज्यूमर विल बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ गुड विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। सिर्फ आपने ये, मतलब पहली चीज ये एमसीक्यू के लिए है, अभी आगे इस चैप्टर में कोई रिलेशन नहीं है। कि मान लो पूछ लिया जाए कितना ज्यादा पे करने तैयार रहता है,
मैक्सिमम प्राइस दैट अ कंज्यूमर विल बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ गुड विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। एमसीक्यू में आता है तो लिख सकते हो, अभी आगे चैप्टर में कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड चैप्टर जो आपने पढ़ा था तो उसमें ये चीज आई थी, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है इसमें? तो इसको बस ध्यान में रखना कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उतना ही देगा जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर आ जाए प्राइस के, ठीक है। द मैक्सिमम प्राइस दैट अ कंज्यूमर विल प्रिपेयर टू पे फॉर अ गुड विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। सप्लाई साइड पे आ जाते हैं, अभी बता भी दी जब हमने डिमांड से पहले सप्लाई वाली बताई थी। सेलर के पॉइंट से होती है, कहने गुड्स आर सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर, पता है आप लोग को। सेलर एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट देयरफॉर दे वुड लाइक टू चार्ज एज हाई एज पॉसिबल। कस्टमर क्या करता है? सस्ते सस्ता मिल जाए, ठीक है। सेलर क्या करता है? महंगे से महंगा बिक जाए, ठीक है। हाउएवर दे हैव अ मिनिमम लिमिट ऑफ प्राइस, लेकिन मैक्सिमम तो कोशिश कर रहा होता है ना, लेकिन उनकी मिनिमम लिमिट होती है। क्या होती है मिनिमम लिमिट? एट विच दे ऑफर अ गुड फॉर सेल। कह रहे इसके नीचे तो नहीं बेचेंगे, हम चाह रहे 100 का बिक जाए, ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है। अगर कम भी तो करवाता कस्टमर आके, कम कराएगा हम 90 कर देंगे, 80 कर देंगे, एक हद होती है, उसके बाद कम करता है। तो ये लिखा हुआ है कि हाउएवर दे हैव अ मिनिमम लिमिट ऑफ प्राइस एट विच दे ऑफर अ गुड फॉर सेल, सेलर हैव टू इनकर सम कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग। मिनिमम कॉस्ट मतलब आप एक चीज बनाते हो तो कुछ पैसा तो लगता है ना उसके अंदर, लेबर लगता है ना, रॉ मटेरियल लगता है, ये लिखा है। सेलर हैव टू इनकर सम कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग कमोडिटी, दे मस्ट देयरफॉर गेट एट लीस्ट दैट मच प्राइस फॉर द कमोडिटी। कह रहे इसलिए उनको सिर्फ इतना तो मिल जाए विच इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि किसके बराबर हो? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर हो, कम से कम इतना मिल जाए। ये भी एमसीक्यू रिलेटेड चीज है, अगर पूछी जाती तो बता दोगे, ठीक है। रीड के लिए है, याद नहीं करना है। आगे क्या लिखा है? मार्जिनल कॉस्ट इज देयरफॉर द लोएस्ट लिमिट ऑफ द प्राइस। वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम लिमिट थी अभी पीछे वाले में, है ना। इसमें क्या है? मार्जिनल कॉस्ट लोएस्ट लिमिट है। ये दो बातें एमसीक्यू रिलेटेड है, बाकी रीड कर लो। देखो यहाँ पे क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आपको इतने पैसे देगा जितने में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से मैच कर जाए, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। सेलर कम से कम इतने में दे देगा कि उसको मार्जिनल कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। वो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अभी आपने इतना तो समझा कि इक्विलिब्रियम क्या है ना। हमने बताया जहां डिमांड और सप्लाई किसी चीज की सेम हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई स्केड्यूल। स्केड्यूल क्या होता है? टेबल, है ना। स्केड्यूल मतलब कह रहे कैसे ये डिमांड और सप्लाई स्केड्यूल यूज करके समझाओ कि कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस मिलेगा, ठीक। पहले ये देखना, अभी उसको मत पढ़ना कुछ भी, पहले ये बना रहे क्या करना, एक प्राइस स्टार्ट करना। अभी हम बुक का प्राइस और सब उठा रहे हैं, तुम अपने मन से ही बना सकते हो, ठीक। एक तरफ प्राइस ले लेना, एक तरफ डिमांड, एक तरफ सप्लाई, एक मार्केट पोजीशन और इफेक्ट ऑन प्राइस, ठीक है। ये पॉइंट्स ले लिया आपने। प्राइस अभी हम बुक के उठा रहे हैं, बुक में पहला 1000 दिया है, फिर जहां तक 900 दिया है, 800, 700, फिर 600, ये दिया हुआ है। प्राइस उठाना, गिराते चले जाना, जरूरी नहीं यही डालो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक। इसके बाद आपको पता है प्राइस घटता है, डिमांड के साथ क्या होता है? बढ़ती है या घटती है? प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ती है, सिंपल सा है। डिमांड क्लियर होना चाहिए आपको। तो अब जो फिगर बनती है हमको बता दो, बाकी अपने पास से डाल सकते हो बाद में। क्या पढ़िए? सबसे पहले 1000 रुपए रेट पे 30 डिमांड है, 900 पे 40, 70, ठीक है। प्राइस जो दिए शर्ट के दिए, जब टेबल बनाओगे ये सब लिखना पड़ेगा कि प्राइस है शर्ट के, किस रुपीज का सिंबल भी लगाना। डिमांड जो दिए हमने शर्ट की दिए पर मंथ, ठीक है। प्राइस घटते गए हैं, डिमांड बढ़ती गई है, ठीक है। सप्लाई के साथ आओ, प्राइस अगर घटते हैं सप्लाई के साथ क्या होता है? घटती है ना। सबको पता है रूल, प्राइस घटते हैं डिमांड बढ़ती है, लेकिन प्राइस घटते हैं तो सप्लाई घटती है। इनकी क्या क्वांटिटी है? पहली 56, 50, फिर 45, 35, फिर 20। अच्छा अब एक बात देखो, अभी इक्विलिब्रियम की बात करी थी, यहाँ डिमांड और सप्लाई मैच करें उसे क्या बोलते हैं? तो इसमें देख के समझ में आ रहा है क्या इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? 800 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी 45 है और सप्लाई भी 45 है, ठीक है। समझ में आ गया इक्विलिब्रियम है। तो अगर हम यहाँ मार्केट पोजीशन लिखें तो 800 पे क्या मिलेगा? और 800 के ऊपर जितने भी हैं, तो यहाँ पे देखो डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, यहाँ पे भी डिमांड कम है। ये सिचुएशन है आपकी एक्सिस सप्लाई की। दोनों ही केस में क्या है? एक्सिस सप्लाई, डिमांड कम हो रही है, बंद मार्केट में
ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ये सिचुएशन क्या की है, एक्सेस डिमांड की। ठीक है, अभी हम इफेक्ट छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, इतना बनाने में कोई दिक्कत, ठीक है। चाहो तो पॉइंट्स इनके याद कर लेना, तुम्हारे ऊपर है, ना याद करना तो ऐसी सिचुएशन बना लेना कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखे, बाकी एक्सेस सप्लाई दिखे और नीचे एक्सेस डिमांड दिखे। हाँ, अब आ जाए इस पे, लिखो कैसे इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि आपको बताना है स्केड्यूल यूज करके कि कैसे डिमांड सप्लाई में इक्विलिब्रियम मिलेगा। स्केड्यूल बना लिया, बन जाएगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, कह रहे टेबल शोज डिमांड एंड सप्लाई स्केड्यूल साइड बाय साइड। इस टेबल ने क्या करा है, डिमांड स्केड्यूल और सप्लाई स्केड्यूल को साइड बाय साइड रखा है। ये तुम्हारा ऐसा नोट लिखा है, बुक से ही निकाल के लिखा है हमने, लेकिन थोड़ी इजी लैंग्वेज है। डिमांड एंड प्राइस शोज इनवर्स रिलेशन, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा चल रहा है। वाइल सप्लाई एंड प्राइस शोज डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। इतना समझाया। नीचे क्या लिखा है, इट इज क्लियर दैट 800 रुपीज इक्विलिब्रियम प्राइस, 800 रुपए क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यों, बिकॉज हियर क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांड आर इक्वल, क्योंकि यहाँ दोनों, दैट इज 45,000 क्यों लिखा है हमने, ये सारी फिगर असल में 1000 में है, 45 हमने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, क्यों 1000 में, मार्केट की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हो, ऊपर जगह नीचे हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दैट इज 45,000, डिमांड भी 45,000, सप्लाई 45,000। ऑल अदर प्राइसेस आर डिसइक्विलिब्रियम, बाकी सारे प्राइसेस क्या हैं, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। लिखने में इसमें कोई परेशानी, अपने वर्ड्स में सिंपल लैंग्वेज है एकदम। अब थोड़ा सा तुमने समझा दिया कि इक्विलिब्रियम कहाँ है, लास्ट में ये एक्सप्लेन कर देना कि ये इक्विलिब्रियम है, बाकी इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, ये एक्सप्लेन करना। देखो क्या लिखा हमने, ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमने अपने आंसर में जनरेट करा है। व्हाई नो प्राइस अदर देन 800 इज इक्विलिब्रियम प्राइस, क्यों कोई भी प्राइस 800 के अलावा इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या लिखा है, फर्स्ट कंसिडर प्राइस बिलो 800, नीचे के कोई कंसिडर करते हैं। हेयर क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई, देखो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, सो देयर इमर्जेस एक्सेस डिमांड, तो मार्केट में क्या हो रही है, एक्सेस डिमांड हो रही है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 600 डिमांड है, 600 रुपए है, रुपीज क्या है याला लेके चल रहे हैं, मार्केट में भाव क्या चल रहे हैं, डिमांड इज 70,000, डिमांड कितनी है, एंड सप्लाई इज 20,000, सप्लाई कितनी है 20,000। सो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड क्वांटिटी सप्लाई बाय 50,000 शर्ट, गैप कितना है, कह रहे हैं क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई से 50,000 ज्यादा है। 50,000 लोग ऐसे हैं जिनको शर्टें मिलेंगी ही नहीं, 70,000 खरीदने गए, 20,000 खरीद पाएंगे। अच्छा एक बात सोचो, जनरली कि अगर कोई चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है लेकिन उतना बन नहीं रहा है, तो रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, आप सोचो कि पैसे ज्यादा देके खरीद लो, आ रहा है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जैसे कोरोना का टाइम हुआ था, कोई चीज जैसे लगता था शॉर्टेज होने वाली तो महंगे महंगा बिकने लगता था, है ना, तो यहाँ पे वही हाल हुआ है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई, तो आपको क्या होगा, प्राइस ज्यादा बढ़ने लगेगा, है ना। कह रहे क्वांटिटी सप्लाई 50,000 शर्ट, देयर वुड बी नॉट इनफ गुड्स, शॉर्टेज ऑफ गुड्स विल इमर्ज, कमी हो जाएगी, सो कंज्यूमर विल ऑफर हायर प्राइसेस टू गेट दीज गुड्स, कंज्यूमर कहेगा ज्यादा दे देंगे बस किसी तरीके मिल जाए हमको। प्रोड्यूसर ऑन द अदर हैंड मे ऑल्सो बिगिन टू आस्क फॉर हायर प्राइसेस, प्रोड्यूसर भी कहेगा हम भी महंगा बेचेंगे, है ही नहीं मेरे पास सामान, खरीदार ज्यादा खड़े हैं, है ना, अभी हम यहाँ 100 कस्टमर आ जाए और मेरे पास 20 शर्टें रखी हो तो हम महंगी महंगी करके बेचेंगे, है ना। तो सेलर भी यही कर रहा है, बिकॉज दे नो देयर आर नॉट इनफ गुड्स टू मीट द डिमांड, क्योंकि उसको पता है कि सारा सामान नहीं है। फॉर आइदर और बोथ रीजन, हो सकता है दोनों में से एक रीजन बने या दोनों रीजन बने। फॉर आइदर और बोथ रीजन प्राइसेस विल राइज, ठीक है, प्राइस बढ़ने वाले हैं। Thus excess demand will lead to rise in prices, कह रहे एक्सेस डिमांड से क्या होगा, यहाँ से प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। दिस विल हैपन अंटिल मार्केट रीचेस इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये तब तक होगा जब तक कहाँ ना पहुंच जाओ, इक्विलिब्रियम पे, वेयर शॉर्टेज डिसअपियर। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था, अभी आगे खत्म नहीं हुआ है। क्या एक्सप्लेनेशन था कि आपने बताया इक्विलिब्रियम 800 है, बाकी क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि 600 पे एक्सेस डिमांड हो रही है, और एक्सेस डिमांड होगी तो रेट ऊपर जाएंगे, और मार्केट में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 800 इक्विलिब्रियम आ गया। तो मार्केट में जनरली क्या चलता है, इक्विलिब्रियम भाव चलता है। ठीक है, क्या लिखा है, नाउ कंसीडर प्राइस हायर देन 800, 800 के ऊपर का कोई प्राइस ले लो,
ठीक है, तो देखो 800 के ऊपर होगा क्या, 800 के ऊपर एक्सेस सप्लाई चल रही है, मतलब बिकने को 1000 पीस पड़ा है, ठीक है, बिकने को 1000 पीस पड़ा है, खरीदार सिर्फ 600 है, डिमांड कितने की है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो बताओ होगा क्या मार्केट में, अगर कोई चीज की ज्यादती होती है तो सेलर कम कर करके बेचता है कि भैया बहुत पड़ा, इसको बेचो किसी तरीके से, रेट गिरा गिरा के बेचता है। तो यहाँ पे सोचो अगर तुम 1000 पॉइंट पे हो, 1000 रुपए रेट चल रहा है और आपको पता है क्या हो रही है, एक्सेस सप्लाई, तो रेट क्या होगा, नीचे गिर के कहाँ जाएगा, 800, फिर कहाँ गए, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, यही लिखा है इसके अंदर पूरा, क्या लिखा है पाओ। नाउ कंसीडर प्राइस हायर देन 800, हियर क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, सो देयर इमर्जेस एक्सेस सप्लाई, क्या हो गई। अब एग्जांपल ले रहे हैं एट 1000 प्राइस, डिमांड इज 30,000, ठीक है ना, एंड सप्लाई इज 56,000, ठीक। सो क्वांटिटी सप्लाई एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांड बाय 26,000 पीस पड़ा रह जाएगा, बिकेगा ही नहीं, ठीक है। देयर वुड बी अ सरप्लस ऑफ गुड्स, सो सेलर में बिगिन टू सेल शर्ट्स एट लोअर प्राइसेस, तो सेलर सस्ता करके बेचने लगेगा, कस्टमर भी देखेगा बहुत सामान है, सस्ता खरीद लो इससे, ठीक है। टू अट्रैक्ट बायर एंड गेट रिड ऑफ एक्सेस सप्लाई, कह रहे सेलर सस्ता करके बेचेगा, अगर बायर आए और मेरा स्टॉक खत्म हो, जो मेरा की बाजार लगती है, क्यों लगती है, स्टॉक खत्म करने के लिए, 100 रुपए का हर माल है ना, सप्लाई कम कर दो, अपना स्टॉक खत्म कर रहे होते हैं, गेट रिड ऑफ एक्सेस सप्लाई। कंज्यूमर ऑन द अदर हैंड में ऑल्सो ऑफर लोअर प्राइसेस, कस्टमर कहता है 100 नहीं 80 में लो, और गिराता है ना। सीइंग दैट सेलर हैज अनसोल्ड स्टॉक, कस्टमर ने देखा इसके पास बिका नहीं सामान, अभी रेट गिराते हैं। फॉर आइदर और बोथ रीजन, वही लिखा है, अब चाहे दोनों हो, सेलर का भी रीजन हो, कस्टमर का भी रीजन हो, फॉर आइदर और बोथ रीजन प्राइस विल फॉल अंटिल प्राइस सेटल्स एट इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ से गिर के 800 पे आ जाएगा, नीचे हो ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो नीचे आ जाएगा, ठीक है। दस एक्सेस सप्लाई विल लीड टू फॉल इन प्राइसेस, कह रहे एक्सेस सप्लाई से क्या होगा, रेट गिरेगा, एक्सेस डिमांड से क्या होगा, सिंपल सी लॉजिकल बात है, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन था, टोन प्राइस तुम्हें बताना था। देखो जब मतलब इसमें एरो डालनी कुछ नहीं डालनी है, जब ये 1000 है तुम्हें पता है रेट नीचे जाना है, तो यहाँ पे एक एरो डाल दो कि रेट इससे इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होगा, डाउन, इससे भी क्या होगा, डाउन होगा, इक्विलिब्रियम पे कुछ नहीं होना है ना, और जब नीचे है तो क्या होगा, अब यहाँ पे भी ये बुक में बना है आपकी, देख सकते हो, ठीक है। हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, अभी इससे पहले क्या पढ़ा, स्केड्यूल से कैसे इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, कर्व में बताओ कैसे इक्विलिब्रियम आएगा, क्या करना है, पहले कर्व भी बना के देखेंगे, फिर देखते हैं बाकी। लाइन खींच लिया आपने, ये वाई एक्सिस रहती है, ओ एक्सिस एक्स एक्सिस, पता है सबको। नीचे हम क्वांटिटी रखने वाले हैं, क्वांटिटी सप्लाई भी रखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों बनाने हैं हमें, डिमांड कर्व भी बनाना है और सप्लाई कर्व, दोनों को साइड बाय साइड रख के अभी पीछे तुमने करा था, तो कर्व भी दोनों का बन के ही होगा, ठीक है। इधर क्या रखेंगे हम, प्राइस, इधर क्या रखेंगे, क्वांटिटी, इतना हम लोग हर ग्राफ में बनाते हैं पीछे से, अगर नहीं भी पीछे पता तो यहाँ पे देख लो आ जाएगा। अब ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करा है, डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है या ऐसा होता है, डाउनवर्ड जा रहा होता है ना। डिमांड कर्व एक बना देते हैं, इसको नाम देते हैं DD, सही है, 10 में से पक्ष से ले आ रहे हो। सप्लाई कर्व ऐसा होता है, एक सप्लाई कर्व बना दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं SS, सही है। डिमांड कर्व सप्लाई कर्व बना लिया, कोई बता पाएगा इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, साफ आप समझ में आ रहा है कि जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है यही क्या है, इक्विलिब्रियम। तो मतलब अगर हम प्राइस की साइड लाइन खींचे तो ऐसे खींचेगी, और नीचे लाइन खींचे तो, और इसको हम नाम देते P, तो OP क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको नाम देते Q, तो OQ क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बन गया ग्राफ, यही बनाया था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हाउ इक्विलिब्रियम, अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका हो जाएगा बस। जब भी ग्राफ होता है ना, एक्सप्लेन करने में पहले ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिखा है, इन द फिगर गिवन क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, QS QD आप फुल फॉर्म में लिखोगे, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस पे है, प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस, प्राइस किधर दिखाया हमने, वाई एक्सिस पे। DD इज डिमांड कर्व, DD हमारा क्या है, और SS इज सप्लाई कर्व, SS क्या है, साफ समझ में आ रहा है। ऑब्जर्व दैट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंटरसेक्ट अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एट अ पॉइंट E,
डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इसको हम नाम देते क्या, सही, विच इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, मतलब तुमने जो बनाया होगा उसी को बोलना है। जब आप समझ जाओगे ना, तो अगर आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखने की अच्छी है तो सब लिख दो, जरूरी नहीं दिख तो ऐसा लिखो, ठीक है, आप अपने वर्ड्स में लिख दो, ठीक है, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, विच इज योर पॉइंट, एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाई, दोनों मैच कर रहे हैं, ओपी इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। जब भी अभी इससे पीछे एक्सप्लेन करा था हमने आपको इक्विलिब्रियम, हमने पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया था, उसके बाद आपको बताया था बाकी प्राइसेस इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी तुम्हें बताना पड़ेगा, ये तो इक्विलिब्रियम है, अगर रेट यहाँ होते या रेट यहाँ कहीं होते नीचे तो इक्विलिब्रियम क्यों ना होता, और पीछे सीख चुके वही है, ठीक है, देखना कैसे समझाएंगे। क्या लिखा हुआ है, नाउ सपोज इफ प्राइस राइजेस टू OP1, चलो मान लेते हैं प्राइस यहाँ आ गया, ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, एकदम से भाव बढ़ गया, मतलब क्या है, डिमांड विल डिक्रीज फ्रॉम P। अच्छा पहले इसको हम बना देते फिर बताते हैं, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, पॉइंट्स अपने वर्ड्स में डाल सकते हो, फिर एक्सप्लेनेशन में वही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर आ गया है P1 पे, ठीक, तो देखो हो क्या रहा है, इतनी एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो रही है ना, पहले यहाँ प्राइस था, दोनों मैच हो रहे थे, अब प्राइस यहाँ पे, तो एक इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है प्राइस का, एक यहाँ कनेक्ट हो रहा है प्राइस, इक्विलिब्रियम तो नहीं है, ऑब्वियस है, क्योंकि दोनों एक जगह पे नहीं है। हो क्या रहा है, डिमांड जब पीछे होती कम होती है, आगे होती जो चीज वो ज्यादा होती है, तो डिमांड कम है, सप्लाई, कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई, और एक्सेस सप्लाई से होता क्या है, सेलर के पास ज्यादा स्टॉक पड़ा है, खरीदार नहीं है, वो रेट और गिराते गिराते कहाँ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, यही एक्सप्लेन करना। देखो क्या लिखा है, नाउ सपोज इफ प्राइस राइजेस टू OP1, सपोज कर लेते हैं प्राइस OP1 पहुंच गया, डिमांड विल डिक्रीज फ्रॉम PE टू P1A, कहने डिमांड घट जाएगी, कहां से, PE से P1A पे, कहाँ है, देखो पहले डिमांड यहाँ PE चल रही थी, अब कहाँ गई, ठीक है, P1A आ रहा दिख रहा है, ऐसे ही लिखना है, PE से यहाँ आ गई, पहले यहाँ से यहाँ चली मतलब ज्यादा है, पीछे हो गई ना, तो मतलब क्या हो गई, कम हो गई, ये O नीचे से हमने यहाँ पे लिख दिया, O नहीं है यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो PE से P1A तक आ गई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड सप्लाई विल इंक्रीज फ्रॉम PE टू P1B, सप्लाई पहले कहाँ थी, PE सप्लाई भी तो PE पे थी पहले, अब कहाँ आ गई, P1 से आ रहा है समझ में, ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर परचेज लेस एट हायर प्राइसेस, ये क्यों हुआ, डिमांड कम क्यों हुई, सप्लाई ज्यादा क्यों बढ़ी, क्योंकि रेट बढ़ गए, और रेट बढ़ते हैं सब डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज कंज्यूमर परचेज लेस एट हायर प्राइसेस एंड सेलर सप्लाई मोर एट हायर प्राइसेस, सेलर ज्यादा बेचता है, सो एक्सेस सप्लाई इमर्जेस इक्वल टू AB, एक्सेस सप्लाई है कितनी, AB तक की एक्सेस सप्लाई है, दिस एक्सेस सप्लाई फोर्स सेलर टू रिड्यूस द प्राइस, इस एक्सेस सप्लाई से सेलर अपने रेट गिराएगा, टू अट्रैक्ट मोर बायर्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस स्टॉक, प्राइस विल मूव टुवर्ड्स OP, प्राइस धीरे धीरे कहाँ जाएगा, OP पे, मतलब OP1 हो गया था, OP पे आ जाएगा, ठीक है, अपने पॉइंट्स डाल के समझा देना जो भी तुम डालो। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब देखो क्या लिखा है, कन्वर्सली, ऊपर का समझा दिया, नीचे पे आते हैं, इफ प्राइस फॉल्स टू OP2, मतलब हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, प्राइस हमारा कहाँ गिर के आ गया, मतलब P2, प्राइस हमारा कहाँ गया, P2 पे आ गया, यहाँ पे इसको हम लोग OP2 पूरा मिला के बोलते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। कन्वर्सली प्राइस फॉल्स टू OP2, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस टू P2L एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल फॉल फ्रॉम PE टू P2K, ये क्या हमने लिखा है, देखो अगर यहाँ पे है ना, तो इसकी पूरी लाइन खींचोगे यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है क्या, K नाम, और इस पॉइंट का L, अब समझ में आएगा। कन्वर्सली प्राइस फॉल्स टू OP2, प्राइस गिर के OP2 पे आ गए, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू P2L, क्वांटिटी डिमांड P2 से L, डिमांड कहाँ पहुंच गई है ना, ज्यादा हो गई है, एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल फॉल फ्रॉम PE टू P2K, पहले तो यहाँ थी, अब कहाँ गई, सप्लाई नीचे आ गई, सप्लाई कम हो गई, कैन ए डिमांड बीइंग मोर देन सप्लाई देयर इमर्जेस एक्सेस डिमांड, अब इस सिचुएशन में क्या हो रही है, ऊपर तो एक्सेस सप्लाई हो रही थी, इस बार एक्सेस डिमांड हो रही है, डिमांड आगे है, सप्लाई पीछे, रेट गिरे हैं, डिमांड बढ़ेगी,
सप्लाई कम होगी। देखो सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। देयर इमर्जेस एक्सेस डिमांड इक्वल टू केएल नाम की एक्सेस डिमांड हो गई है। दिस एक्सेस डिमांड विल पुश द प्राइस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, और डिमांड जब एक्सेस होती है तो रेट बढ़ने लगते हैं मार्केट में, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम ओपी पे पहुंच जाएगी वापस से। एक्सेस डिमांड मींस कंज्यूमर विल स्टार्ट ऑफरिंग हायर प्राइसेस टू गेट द कमोडिटी। एक्सेस डिमांड में क्या होता है, भैया पैसे ज्यादा ले लो, सामान दे दो, क्योंकि पता है मांग ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। देयरफॉर एज अ रिजल्ट प्राइस स्टार्ट राइजिंग, तो हुआ क्या, प्राइस बढ़ने लगे, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस, और फिर ये कहां पहुंच जाएंगे, वापस से ओपी। तो स्केड्यूल भी जब समझाया था यही हुआ था, पहले इक्विलिब्रियम बता दिया, फिर नेगेटिव बातें कर दी। इसको भी समझाया, यही करा हमने, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट बता दिया, फिर बताया ऊपर होते तो क्या होता है और नीचे आ जाते, फिर बताया नीचे होते तो क्या होता, ऊपर आ जाते, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या पूछा इन्होंने, कोई समझा पाएगा? ये जो अभी ऊपर समझाया था हमने, ये यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चेंजेस क्या आएंगे, क्या बताओगे, जब मार्केट का प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर है तो इमर्ज होगी एक्सेस सप्लाई, इसीलिए समझाया गया कि कोई भी क्वेश्चन है आप बता सको। और एक्सेस सप्लाई होगी तो फिर प्रोड्यूसर रेट गिरा के बेचने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगेगी, सप्लाई कम होने लगेगी, कहाँ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये बताना था, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत सिंपल है। अभी आपने पढ़ लिया एक्सेस डिमांड क्या होती है, अमाउंट बाय विच, वो अमाउंट क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाई, अमाउंट बाय विच क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाई इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। जितने से, ये याद रखना, ठीक है, क्वांटिटी जितने से आपकी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, वही क्या है, एक्सेस डिमांड। एक्सेस सप्लाई क्या होगी, जितने से सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, द अमाउंट कीवर्ड है, बाय विच द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स द क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। पूछना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अभी आपने देखा कि कभी ऊपर भी है प्राइस तो धीरे नीचे आ जा रहा है, नीचे भी है तो, इसी को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब छोटे मोटे अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं या डिमांड में सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो धीरे धीरे सेटल ये कहाँ पे होते हैं आके। द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज वन विच इफ डिस्प्लेस ड्यू टू सम स्मॉल डिस्टर्बेंसेस, कह रहे हैं इक्विलिब्रियम वो है कि छोटे मोटे की वजह से डिस्प्लेस हो जाए, ब्रिंग्स फोर्सेस इन ऑपरेशन, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस आती हैं बीच में, ठीक है, विच रिस्टोर द इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर ये रिस्टोर होके इक्विलिब्रियम पे ही आ जाता है। द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज वन विच इफ डिस्प्लेस, गलती से ऊपर चला गया या नीचे हो गया, ड्यू टू सम स्मॉल डिस्टर्बेंस, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, ब्रिंग्स फोर्सेस इन ऑपरेशन। ये फोर्सेस ऑपरेशन का मतलब क्या है, अभी आपने देखा एक्सेस सप्लाई है तो सस्ता करके बेचेगा, एक्सेस डिमांड है तो महंगा करके खरीदेगा, वही है, ये फोर्सेस वही है, ये फोर्सेस which restore the initial equilibrium position, restore करा देती है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। पूछना है, देखो थोड़ा सा रीड करने को है, both demand and supply determines market price, ठीक है। क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि जो मार्केट प्राइस डिटरमाइन होते हैं क्या सिर्फ डिमांड से होते हैं, ठीक है, या क्या सिर्फ सप्लाई से होते हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों से होते हैं। ये आपके लिए रीड का नोट है, बना के लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जितना भी हम लोगों ने करा, दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस चीज के भाव मार्केट में कैसे डिसाइड होते हैं, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से, ठीक है। यही डिमांड सप्लाई फोर्सेस, डिमांड कस्टमर चाह रहा है खरीदना, सेलर चाह रहा है बेचना, ठीक है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इट इज नाइदर डिमांड अलोन नॉर सप्लाई अलोन दैट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बोथ आर नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस, दोनों जरूरी है। मार्शल हैज डिस्क्राइब्ड द टू फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई एज द टू ब्लेड्स ऑफ सीजर, कहते दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, एच का एक ब्लेड हटा दिया जाए तो चलेगी दूसरी नहीं चलेगी, वही लिखा है। which are described as two forces of demand supply are the two blades of scissor which are necessary to cut a piece of cloth, just as both the upper and the lower blades of a scissor are necessary to cut a piece of cloth, similarly both the forces of demand supply are essential to determine the price of a commodity, ठीक है। Stonier and Hoag have aptly commented, the only rarely accurate answer to the question whether it is supply or demand which determines price is that it is both, ठीक है। थोड़ी इकोनॉमिस्ट की लैंग्वेज चंद शब्दों में बहुत बातें कहती है, ठीक है, नॉलेज ज्यादा होती है, छोटी सी बात लिखते हैं तो छोटी सी बात नहीं, इन्होंने भी जो कितनी, मार्शल ने कहाँ से कहा था, यहाँ से, छोटी सी बात लिखते हैं बहुत बातें कर देते हैं। अच्छा दूसरे नोट पे आते हैं, लिखा है टू रिपीट फॉर एम्फेसिस, जो आपने पढ़ा, जैसे आपके दिमाग में आ सकता है ना कि भैया अगर जैसे इसने बोला सप्लाई ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ा दो, यही बोला ना आपने,
अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ा दो, है ना। टू रिपीट फॉर द एम्फेसिस, ये जो उन्होंने समझाया, बस ये इतना समझाना चाह रहे हैं कि मार्केट में हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं चल रहा होता है, कभी सप्लाई ज्यादा होती है, कभी डिमांड, कभी होता रहता है सब, लेकिन ये धीरे धीरे सेटल नीचे होता है, ये समझाना चाह रहे थे। ठीक है, क्या लिखा है, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट द एक्चुअल प्राइस टेंड्स टू बी इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई। अभी ऊपर की बात करी, नॉर्मली मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस चलता है जहां डिमांड सप्लाई मैच होती है। दिस इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई मॉडल, जो पूरा पढ़ा डिमांड सप्लाई मॉडल था। नोट दैट दिस मॉडल डज नॉट से दैट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम द एक्चुअल प्राइस इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम प्राइस, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस ही चल रहे हो, ठीक है। What this model says is that when a market is out of equilibrium, there are expected forces of change so as to take the market towards equilibrium। कह रहे हैं जब out of equilibrium होती है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम या सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो कुछ फोर्सेस आके उसको वापस इक्विलिब्रियम पे सेटल करा देते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं चल रहा होता है। आज भी हो सकता है एप्पल की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, ये सब होता रहता है, ये नाश्ता रहता है, लेकिन एट दी एंड ये सेटल कहाँ होता है, ठीक, ये बताना चाह रहे थे। Through what Marshall called the process of haggling and bargaining, सस्ता बेचो, सस्ता करके दो, नहीं महंगा बेचेंगे नहीं बेचेंगे, haggling and bargaining, ठीक है। Where is equilibrium, ये तुमने समझ लिया पूरा एक्चुअली में, ठीक है, पहले थ्योरी थी जो छूट गई। Consumer and producer have opposite interest, ठीक है, these opposite interests are reconciled in the market। सेलर महंगा बेचना चाह रहा है, कस्टमर सस्ता खरीदना चाह रहा है। Through the market forces of demand and supply, the commonly agreed price is determined by the market force of demand and supply। फिर जब सेलर महंगा बेचना चाह रहा है, मान लो सेलर कह रहा है हम 100 का बेचेंगे, आपने कहा हम 10 का खरीदेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, बात चलेगी, ये 90 पे आएगा, तुम कहाँ जाओगे, 20 रुपए दे देंगे चलो, फिर ये और गिराएगा, ये आएगा 80 पे, हम कहेंगे हम चलो 40 दे देंगे, ठीक है, अभी भी ये और गिराएगा, ये आ जाएगा कहेगा चलो 50 लो ना तुम्हारी ना मेरी, हम कहेंगे चलो ठीक है, कहाँ आ गए, ठीक है, यही लिखा हुआ है। The commonly agreed price is determined by the market force of demand and supply. This equilibrium price is determined by somewhere between its minimum limit and maximum limit। minimum limit पीछे पड़ी थी, marginal utility minimum limit है, और maximum limit क्या थी, सॉरी minimum limit थी marginal cost of production, maximum limit क्या थी, marginal utility, पीछे पड़ी थी, जहाँ इन्हीं के बीच में कहीं आएगा, देखो इनके बीच में आया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब जो मेन है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन टॉपिक या मेन क्वेश्चन जिसपे पूछे आते हैं, वो ये क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस या फिर शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। आपने भी एक ग्राफ देखा, मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि एकदम से किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे हो सकता है कि आज बारिश हो गई, एकदम से अम्ब्रेला की जरूरत पड़ जाए, एकदम से बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, और ठीक है, कोरोना के टाइम पे एकदम से मेडिकल की मास्क की डिमांड बढ़ गई थी, हुआ था ऐसा। ऐसा भी होता है कभी कभी सप्लाई किसी चीज की बढ़ जाती है एकदम से, मान लो मॉनसून अच्छा गुजरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ गई, हो सकता है। मतलब कभी भी मार्केट में डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड घट भी सकती है, सप्लाई बढ़ भी सकती है, सप्लाई घट भी सकती है। इनके इफेक्ट बताने हैं, क्या पढ़ेंगे किस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे। देखो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस या फिर शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बदलने से क्या असर पड़ेगा ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस पे, वो बताना है। अब बहुत सी सिचुएशन है, अभी 4 तुम्हारे सामने हमने क्रिएट कर दी, क्या क्रिएट करी, डिमांड बढ़ सकती है, सप्लाई ना बढ़ी हो, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई पे डैश करें, मतलब सप्लाई कांस्टेंट। पहली सिचुएशन हो सकती है कि लोग मांग तो रहे हैं, सप्लाई अभी नहीं बढ़ गई एकदम से, आज ही एकदम से डिमांड बढ़ गई, ठीक हो सकता है। अभी सिचुएशन बता रहे, कुछ समझा नहीं रहे। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, डिक्रीज इन डिमांड, सप्लाई कांस्टेंट, एकदम से डिमांड घट गई, आज कोई नहीं मांग रहा, हो सकता है सब्स्टिट्यूट आ गया हो, ठीक है, कुछ और रीजन हो सकता है, लेकिन सप्लाई उतनी है, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसको भी सीखना पड़ेगा, इसका क्या असर पड़ेगा। एक सिचुएशन हो सकती है इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड पे डैश लगाई हमने, डिमांड क्या है, कांस्टेंट। एक सिचुएशन हो सकती है डिक्रीज हो गई सप्लाई, लेकिन डिमांड क्या है, ठीक है। अब दूसरी, डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने पहले से एक्सपेक्ट कर लिया कि डिमांड बढ़ने वाली है, उसने सप्लाई भी बढ़ा दी, देखो दोनों बढ़ गए, डिमांड भी बढ़ गई, यहाँ पे एक एक आइटम बढ़ रहा था, कभी डिमांड बढ़ रही है, कभी सिर्फ सप्लाई बढ़ रही है, दूसरी चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे साइमल्टेनियस दोनों बढ़ गए, डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई। एक ये सिचुएशन हो सकती है तुम्हारे सामने। और क्या हो सकती है,
डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन डिमांड में जो चेंज था वो ज्यादा था किससे? सप्लाई से। डिमांड 20 किलो की बढ़ी एग्जाम्पल, लेकिन सप्लाई सिर्फ 12 किलो की बढ़ी। हो सकता है इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, डिमांड कम बढ़ी। ठीक है, अब जब बढ़ी है तो घट भी सकती है, ठीक है ना। डिमांड और सप्लाई दोनों साथ में घट गई, डिमांड और सप्लाई साथ में घटी, लेकिन डिमांड वाली साइड ज्यादा घट गई। दोनों फिर साथ में घटी, लेकिन सप्लाई ज्यादा घट गई। ये सिचुएशन है, कुछ याद करने की चीज नहीं है, तुम्हारे सामने कोई भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक, तो ये टॉपिक है कि इफेक्ट बताने हैं, क्या असर पड़ेगा ये बताना है, और यकीन मानो बहुत आसान है। ऊपर के चार अगर देखो तो इंक्रीज इन डिमांड है बट सप्लाई इज कांस्टेंट, मतलब मार्केट में एकदम से कोई चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है लेकिन उसकी सप्लाई उतनी है जितनी पहले थी। सेकंड था डिक्रीज हो गई डिमांड, सप्लाई उतनी है। थर्ड है इंक्रीज हो गई सप्लाई, डिमांड उतनी है, डिक्रीज हो गई सप्लाई एकदम से, जैसे मानसून या बारिश हो गई तेज, खेती बाड़ी खराब हो गई पूरी, तो सप्लाई क्या हो गई? डाउन, मांग उतनी है। ठीक है, तो मतलब सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से होंगी? अभी ये सब ना देखो तो सारी चीज यहाँ से स्टार्ट होंगी। अभी आपने पीछे बनाया था ग्राफ सप्लाई, और ये मार्केट में सिचुएशन चल ली है, ये मार्केट में, और एकदम से इनमें से कोई भी चेंज आ गया। ठीक है, हो सकता है डिमांड बढ़ गई, हो सकता है डिमांड घट गई, हो सकता है सप्लाई बढ़ गई, हो सकता है सप्लाई घट गई, कोई भी चेंज आया तो उसका क्या असर पड़ेगा ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये लेके चलना है, ये सीख लिया है, ये तो है मार्केट में, बदलाव क्या है वो बताएंगे। अब पहला देखते हैं क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट। पहला भी हमने ये तो बताया था कि एकदम से डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कितनी है? सेम, कांस्टेंट। अब इसका इफेक्ट बताओ, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस चेंज का इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा वो बताओ। पहले क्या करना, एक तुम अपना वही वाला डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ बना लेना, क्योंकि हम जितना समझाएंगे तुम ग्राफ सही समझोगे। तुम्हें याद कुछ नहीं करना है, तुम्हें हर जवाब ग्राफ देख के देना है। ठीक है, कैसे देना है? अच्छा, ग्राफ अभी बनाया था, एक ये लाइन खींचना है हमें, एक ये लाइन खींचना है, यहाँ y लिख देना है, यहाँ पे x, यहाँ पे o, इधर प्राइस रहेगा, इधर क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी सप्लाई भी क्वांटिटी, तो इसी से क्वांटिटी लिख के छोड़ोगे। ठीक है, फिर सप्लाई कर्व बनाओगे ऐसे बनता है, डिमांड कर्व बनाओगे ऐसे बनता है, ये इक्विलिब्रियम रहेगा, सही है ना। इसको बोल दोगे इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको बोल दो इक्विलिब्रियम। कोई डाउट? ये तो आपने बना लिया, जो अभी हमने पीछे बताया था इतना बना लोगे। अब बताओ हुआ क्या है। एक बात याद है सबको, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब बढ़ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब घटना। कोई चीज राइट जा रही है मतलब बढ़ रही है, पीछे आ रही है तो घट रही है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट। बताओ डिमांड का इंक्रीज हो गया, सप्लाई उतनी है, क्या असर पड़ा? क्या करना, ये हमारा डिमांड कर्व है टीडी, ये हमारा सप्लाई कर्व है एसएस। इस डिमांड कर्व में इंक्रीज आने का मतलब क्या है? डिमांड किधर बढ़ी, राइट या लेफ्ट? राइट। तो हम एक और बनाते हैं, एक ये कर्व बना दिया हमने। कोई डाउट इसमें? हमारी डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ी क्या? सप्लाई मत बढ़ाना, डिमांड बढ़ गई। क्या हो रहा है मार्केट में? पहले तो ये चल रही थी, अब वो हट गई, तो इसको भूल जाना, लिखा रहने देना, मिटाना नहीं, लेकिन इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि डिमांड अब वो पुरानी वाली नहीं रही। यहाँ पे देखो प्राइस यही चल रहा है, सप्लाई कितनी हो रही है इस पॉइंट पे, डिमांड कितनी हो रही है ना। सप्लाई कितनी हो, सप्लाई का तो वही कर्व रहेगा, सप्लाई वहीं पे है, डिमांड, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है कितनी, प्राइस क्या होगा? एक्सेस डिमांड से प्राइस ऊपर जाता है, कहां पे सेटल होगा? नया डिमांड कर्व है, पुराना सप्लाई कर्व है, यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। बस यही बताना होता है। ट्रिक से बनाना हो, यू बनाना, यू बनाना, ये बनाया, ये बनाया, डिमांड बढ़ाई, यहाँ बढ़ा दी, कुछ मत सोचना, एक्सेस सप्लाई डिमांड ही मत पूछना, पहले ये था अब कहाँ होगा, खत्म। ये ट्रिक है, और ये इसके पीछे कंसेप्ट है कि यहाँ से इक्विलिब्रियम यहाँ क्यों आया, पहले ई पे था अब E1 पे आ गया। ठीक, पहले ये प्राइस था अब ये प्राइस मार्केट में चलेगा, इसको हम बोल दे रहे P1, इसको बोल दे रहे Q1। तो अब बताओ क्या असर पड़ा प्राइस पे, इक्विलिब्रियम बढ़े या घटे? बढ़ गए।
है ना, पहले ओपी थे अब ओपी 1 हो गए। सप्लाई पे क्या असर पड़ा, क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड पे बढ़ी है या घटी है, पहले ओक्यू थी अब ओक्यू, यही तो बताना था, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये असर पड़ा, प्राइस भी बढ़ गया क्वांटिटी भी बढ़ गई। ये चीज जो लेनी ना ये बतानी, इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ा, सप्लाई कांस्टेंट रही है और डिमांड बढ़ी तो हमने नया डिमांड कर्व बना दिया, इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो गया। नहीं नहीं नहीं, अब बढ़ जाएगी जब ये चीज देखेगी नहीं, डिमांड बढ़ी, ऐसे उसने बताया डिमांड बढ़ी सप्लाई अब बढ़ जाएगी, पहले सिर्फ डिमांड ही बढ़ी थी बाद में सप्लाई बढ़ गई, दोनों यही हुआ है। ये ना बोलना सप्लाई कांस्टेंट है, इससे देखना ये बोलना प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई। देखने में क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है लिख देना, दिमाग मत लगाना। जब भी ग्राफ, अब इसका एक्सप्लेनेशन, जब भी ग्राफ एक्सप्लेन करोगे पहले ग्राफ के बारे में बताओगे, ठीक, क्या बताया, इन द अबव डायग्राम QD एंड QS मतलब क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, देखो, एंड प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस, प्राइस देखो इधर बताया, DD इज कर्व डिमांड कर्व एंड SS इज सप्लाई कर्व, OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस, हमने सब शॉर्ट में लिखा है तुम सही कर लेना, ठीक है, OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अभी इनिशियल्स बता रहे हैं जो येलो से लिखा है उसके बिना, क्योंकि अभी हमने माना ही नहीं कुछ, अभी हम ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनिशियली मतलब शुरुआत में, E इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा था, वेयर DD एंड SS कर्व इंटरसेक्ट, ये एक्सप्लेनेशन हर बार ऐसे ही लिखना है तुम्हें समझाते समय, पहले शुरुआत में इनिशियल चीजें समझा दी। अब देखो क्या हुआ, नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, डिमांड कर्व DD विल शिफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व कहां बढ़ेगा, आगे की तरफ, राइट की तरफ बढ़ा दिया था हमने। सो एक्सेस डिमांड इमर्जेस, मार्केट में क्या हो गई, एक्सेस डिमांड हो गई, कितनी, यहां से लेकर यहां तक, सही है। और अगर हम इसको नीचे खींचे और इसको नाम दे दें Q3, तो क्या लिखा हुआ है, सो एक्सेस डिमांड इमर्जेस टू द एक्सटेंट ऑफ Q3, यहां से, ठीक, दिस विल एक्सर्ट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्सेस डिमांड से कौन सा प्रेशर लगता है, अपवर्ड, प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज कस्टमर विल ऑफर हायर प्राइसेस टू बाय, प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज टिल इट रीचेस टू OP1, बढ़ते रहेंगे जब तक कहां ना पहुंच जाए, OP1 पे, वेयर D एंड S मतलब डिमांड एंड सप्लाई विल बी इक्वल वंस अगेन, और देखो यहाँ पे दोबारा दोनों इक्वल हो गए, नया डिमांड पुरानी सप्लाई वापस से, मतलब ये चेंज आया इसके अंदर, ठीक है, इक्वल वंस अगेन, इंटरसेक्शन ऑफ D1 इसको नाम दिया, देखो इसका नाम करना क्या है, एंड SS कर्व पुरानी लिया इस वाला, गिव्स न्यू इक्विलिब्रियम एट E1, नया इक्विलिब्रियम आ गया क्या, E1, एंड OP1 एंड OQ1 विल बी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, OP1 OQ1 नया इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, ठीक, ये एक्सप्लेनेशन आपको बना के लिखना है, आपने ग्राफ बनाया, चेंजेस देख लिए, लिख दिया, Q3 पे पहले हुआ था, इसको मेंशन करने के लिए कि एक्सेस डिमांड कितनी है, हमने Q3 एक रफ पॉइंट बनाया कि अभी इसी प्राइस पे सप्लाई इतनी है, डिमांड यहाँ पे, इसको रफ मेंशन करने के लिए हमने Q3 बोल दिया, ठीक है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे प्राइस ऊपर गया और कहां से टेल हुआ, तो मेन Q1 पे आया, एक्सेस ये दिखाने के लिए हमने Q3 को डिनोट करा था, वरना Q3 का कोई काम नहीं। देखो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट, इस बार डिमांड गिरी है, सप्लाई क्या है, कांस्टेंट, ऑन इक्विलिब्रियम एंड ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस पलटा क्या गया है, इसमें डिमांड बढ़ी थी, उसमें डिमांड घटी है बस, तो अब ड्रॉ करो और बताओ क्या चेंज आएंगे, एक बार खुद से फिर हम बताते हैं, ठीक है, देख लो एक बार, वो एक्सप्लेनेशन लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है, अपने वर्ड में शॉर्ट में लिख सकते हो। पहली चीज इसमें क्या हुई, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड आया है, पहला काम, एक नॉर्मल सा काम क्या है कि आपको ये बातें बता देनी है, ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भैया OX पे हमने क्वांटिटी दिखाई है, OY पे प्राइस दिखाई है, SS हमारा सप्लाई कर्व है, DD हमारा डिमांड कर्व है, ये बेसिक बातें समझा ली। अब आते अपने काम पे, पहले काम पे क्या करना, जो बोला वो कर देना, डिमांड को डिक्रीज करना है, नया डिमांड क्रिएट होगा कहाँ, इधर या उधर, बना लिया। अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट मत देखना, अभी ये देखो एक्सेस डिमांड हो रही है, एक्सेस सप्लाई, क्या हो रहा है, इसी पॉइंट पे दिखेगा, नीचे मत जाना, उसी पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब याला तो भूल ही जाना है, सप्लाई यहाँ है, डिमांड
क्या सिचुएशन हो रही है? एक्सेस सप्लाई। रीजन भी बताना है कि क्यों नीचे आ रहा है भाई, या ऊपर जा रहा है, जो भी हो रहा है। अब एक्सेस सप्लाई से प्राइस नीचे आता है, ऑब्वियस है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नया प्राइस यहाँ आ गया P1, क्वांटिटी आ गई Q1। तो ये चार बातें बताने के बाद लिखोगे, पॉइंट्स में चाहे पूरा पूरा डाल देना, ठीक है। क्या लिखोगे? डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, हम सब शॉर्ट में लिख रहे हैं, लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट। काहे में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया? इन डिमांड कर्व, पहला पॉइंट सही है। और इसकी वजह से हुआ क्या? इट क्रिएट्स एक्सेस सप्लाई। ये एक्सेस सप्लाई कहां दिखी हमको? उसी में दिख गई थी। विच फोर्सेस सेलर टू रिड्यूस प्राइसेस, सही है। थर्ड पॉइंट, हेंस एज अ रिजल्ट न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस P1 इज डिटरमाइंड। और क्या बोल दोगे? नया P1 आ गया, न्यू प्राइस OP1, न्यू क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ1। प्रैक्टिस करोगे तो लिख पाओगे। इसमें देखो लास्ट में एक शॉर्ट में ही बात पूरा नोट लिख दिया गया है। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एट अ ग्लांस, मतलब ये शॉर्ट में बताएंगे। डिमांड एंड सप्लाई मॉडल प्रेडिक्ट्स एन इंक्रीज इन द डिमांड। अगर डिमांड बढ़ेगी फॉर अ कमोडिटी दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व causes an increase in both the equilibrium price and equilibrium quantity। अभी हुआ था जैसे यहाँ पे, है ना, दोनों बढ़ गए थे। और डिक्रीज से क्या हुआ था? दोनों equilibrium price भी equilibrium decrease in the demand for commodity that is leftward shift of demand curve causes a decrease in both the equilibrium price and equilibrium quantity। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या था और इसके पीछे क्या था? ये रेट गिरे थे, है ना, सॉरी बढ़े थे, रेट बढ़े थे, यहाँ का रीजन था एक्सेस डिमांड, ठीक है। और इसका रीजन क्या था? एक्सेस सप्लाई। ये बात भी नोट करने वाली होती है, तभी क्लियर कट नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो हमने इसको शॉर्ट में बताया कैसे तुम्हें अपना आंसर लिखना है। पहले रिजल्ट बताना कि चेंज से क्या हुआ, डिमांड उल्टी घटी या सीधी घटी, जो भी है। फिर अपना बताना एक्सेस सप्लाई है या एक्सेस डिमांड आया, वही बताया था पीछे हमने। फिर इफेक्ट ऑन प्राइस बताना कि रेट एक्सेस डिमांड से क्या होगा, गिरेगा या बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद नया इक्विलिब्रियम, नए पॉइंट बता देना। ये पॉइंट ध्यान में रख के आंसर दे देना अपना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज कांस्टेंट। सप्लाई बढ़ी इस बार, बहुत ही आसान है। पहले एक नॉर्मल सा अपना ग्राफ रेडी कर लोगे, जो बनाते हो बना लिया हमने। ये DD, ये SS, हमें कुछ याद नहीं है क्या होता है, हम बना के देखेंगे, ठीक है। यहाँ इक्विलिब्रियम चल रहा होगा, ये E है, ये P है, ये Q है, ये X है, ये O है, ये Y है, सही है। सप्लाई इंक्रीज आया है, सप्लाई का कर्व कौन सा है? सप्लाई तो ये कर्व है, बढ़ेगी तो अब हम चेंजेस डाल रहे हैं। ये आ गई, क्या आ गई? S1। क्या सिचुएशन क्रिएट हुई? सप्लाई कर भूल जाओ पुराना वाला, सही है ना। प्राइस यहाँ पे है, डिमांड यहाँ पे है, सप्लाई क्या क्रिएट हो रहा है? एक्सेस डिमांड या सप्लाई? सप्लाई। तुम याला सप्लाई कर भूलियो, डिमांड तो वही है, सप्लाई कर आगे बढ़ाए, ये क्या है? एक्सेस सप्लाई है इस बार, ठीक है। एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुई, एक्सेस सप्लाई से रेट नीचे आते हैं ऊपर जाते हैं? नीचे आते हैं। नया इक्विलिब्रियम कहाँ सेटल होगा? क्या डाउट हो रहा है? पुराना बनाया था आपने, सप्लाई बढ़ी है तो कौन सा कर्व बढ़ाओगी? सप्लाई वाला। पुराना कर्व भूल जाना बढ़ा के। अब पुराना भूल गई तो अभी बताओ इसी प्राइस पे एक्सेस डिमांड है, एक्सेस सप्लाई है? सप्लाई इधर है, डिमांड इधर, एक्सेस और एक्सेस सप्लाई से रेट नीचे आएंगे और नीचे आते आते कहाँ सेटल होंगे? ठीक है, नया इक्विलिब्रियम बनेगा जो कि पुराने डिमांड कर्व को नया सप्लाई कर्व काट रहा है, ठीक है ना। तो नजर क्या है इस बार? ये OP1 आ गया, ये OQ1 आ गया, ठीक है। O हम लिखते थे बार बार, ये O नीचे से लिया जाता है, ठीक है। फिर अच्छा OP1 आ गया, OQ1 आ गया, देखो तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो गिर गया लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, हो जाएगा। लिखने की जरूरत तो नहीं है। फोर्थ, 3 पीछे देखे थे,
इंक्रीज डिमांड, डिक्रीज डिमांड, इंक्रीज सप्लाई, ये क्या है? डिक्रीज सप्लाई, लेकिन डिमांड कांस्टेंट है। फिर से हमने इनिशियल बना लिया, प्राइस है पी ओ क्यू। ठीक है भैया, क्या करना है? डिक्रीज इन सप्लाई करना है। सप्लाई कर किधर आएगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट आएगा, है ना। सप्लाई कर तो ये जा रहा है, तो लेफ्ट करने का मतलब इधर या उधर? इधर, पीछे की तरफ, है ना। S1 सही है। अब बताओ क्या क्रिएट हुआ? अभी उसी प्राइस पे बताना है। सप्लाई यहाँ है, डिमांड क्या क्रिएट हुआ है? एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई, ठीक है। बस इस सप्लाई कर्व को देखना ही मत। नया सप्लाई कर्व ये है, डिमांड तो ये है, एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई, एक्सेस डिमांड से रेट ऊपर पुश होने लगेगा, और कहाँ पे सेटल होगा? तो नया प्राइस क्या डिसाइड हो गया? P1। नई सप्लाई क्या डिसाइड हो गई? Q1। तो अगर सप्लाई गिर रही है और डिमांड कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, और पूरा एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा। पहले ये बताया हुआ क्या? सप्लाई घट गई, सप्लाई कर्व लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट हो गया, सही है। दूसरा बताओगे इससे क्रिएट क्या हुआ? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड से प्राइस पे क्या असर पड़ा? बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते नया इक्विलिब्रियम कहाँ डिसाइड हुआ? OP1 पे। और नए पॉइंट्स बता देना, नए पॉइंट्स मतलब OP1, ठीक है। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 और नया इक्विलिब्रियम OQ1। OP1 नया क्वांटिटी OQ1 एंड E1। देखो तुमने ये चारों सीख लिए। इंक्रीज डिमांड हुआ क्या असर पड़ा, डिक्रीज डिमांड हुआ क्या असर पड़ा, इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज सप्लाई, चारों पॉइंट सीख लिए, चारों के आंसर भी तुमने लिख दिए। अब जो पांचवा स्टार्ट हो रहा है, देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये साइमल्टेनियस शिफ्ट वाले हैं। साइमल्टेनियस मतलब साथ में शिफ्ट हुए, बस डिमांड भी बदली है, सप्लाई बदली है, ठीक है। पहला था डिमांड सप्लाई इंक्रीज हुए, सेम वे में इंक्रीज हुए, ठीक। इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिमांड आर सेम। जब चेंज जो आया है डिमांड में और सप्लाई में, दोनों में आया है, इंक्रीज आया है और सेम प्रपोर्शन में आया है। समझ रहे हो बात? क्वेश्चन समझ रहे हो? और इसकी एक बात और लिखी है, व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब अभी देखते हैं, ठीक। खैर पहले हम जरा अपना ग्राफ बनाएं, कैसे बनता है? बार बार ऐसे ही बनता है, हर बार ऐसे ही बनता है, सही है। ये हमारा DD हो जाता है, ये हमारा SS हो जाता है, सही है। अब देखो क्या होना है, डिमांड भी बढ़नी है और सेम प्रपोर्शन में बढ़नी है। सेम मतलब तुम जो ग्राफ बनाओगे ना, अगर हम कहें सप्लाई इंक्रीज हो, राइट वर्ड जाएगी, इधर वाली जाएगी, तो हम कहते हैं यहाँ गई। थोड़ा स्केल से बनाना, सही है। और डिमांड भी बढ़नी है, अभी सिर्फ सप्लाई बढ़ाई है, डिमांड भी बढ़ाओगे, किधर खिसकाओगे और बराबर खिसकाना, ठीक है। मतलब जितना उधर गैप है उतना इधर गैप, सही है। कोशिश करिए हमने पूरी। अब अगर पॉइंट बनाओगे तो यहाँ पॉइंट आ रहा है, सही है। अब ध्यान दो, अब यहाँ वो नहीं देखना, एक्सेस डिमांड एक्सेस कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो प्राइस यहाँ था पहले, अब कहाँ है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट बदला है, प्राइस कहाँ जा रहा है? सेम ही है। क्या बदला? इक्विलिब्रियम पहले यहाँ था, अब कहाँ मिल रहा है? E1 पे, प्राइस सेम ही है। क्वांटिटी बदली है, बदल गई है। क्वांटिटी कहाँ गई है? पहले यहाँ थी, अब आया कुछ समझ में? फिर से देखें, ये था, ये था, ये चल रहा था, ठीक। सिचुएशन क्या हुई? सप्लाई बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई, सेम प्रपोर्शन से बढ़ी, ये भी बढ़ा दी, ये भी बढ़ा दी, सेम प्रपोर्शन से बढ़ाई, सही है। पूछना है, गैप ना रखना, गलत हो जाएगा वरना। प्रपोर्शन एकदम सेम रखना, मतलब इनका जो गैप रहेगा, जो डिमांड में इंक्रीज आया, सप्लाई में इंक्रीज आया, दोनों सेम प्रपोर्शन में रहेगा। आया बस वन में? तो देखने को मिलेगा क्या? व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम प्राइस कांस्टेंट रहा, तो इसको चाहे कहो इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिमांड सेम प्रपोर्शन में, या इसको कहो इक्विलिब्रियम प्राइस कांस्टेंट है, बात सेम ही रहेगी, बस चेंज आया क्वांटिटी में। तो क्वेश्चन में इफेक्ट क्या दोगे? पहले अपना ग्राफ एक्सप्लेन करोगे कि इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी है, जो भी पीछे करा, ठीक है, 4 पॉइंट। वो ग्राफ एक्सप्लेन करने के बाद इफेक्ट दोगे। इफेक्ट में क्या लिखोगे? इफेक्ट में लिखोगे when supply and demand increases in same proportion, demand curve shift
टू राइट, है ना, और साथ ही साथ एंड सप्लाई कर्व ऑल्सो शिफ्ट टू राइट, ठीक है, और सेम मार्जिन के साथ ही शिफ्ट हुए। आप रिजल्ट लिख देना, एक्सेस डिमांड सप्लाई कुछ मत लिखना, ठीक है, इसमें नहीं लिखना है। क्या लिखोगे? एज अ रिजल्ट न्यू इक्विलिब्रियम इवन इज डिटरमाइंड, है ना, नया इक्विलिब्रियम क्या डिटरमाइन हुआ? इवन, नया पॉइंट। और साथ ही साथ एंड क्या हुआ? प्राइस तो वही रहा, है ना, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट लिख दो, सेम लिख दो, ठीक है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इसके साथ क्या हुआ है? इंक्रीजेस। खत्म हो गया आंसर। अब सोचो 3 पॉइंट ये बना दिए हमने, अब तुम इसके ऊपर ग्राफ के पॉइंट्स लिखोगे, कम से कम 3 पॉइंट में लिख दोगे ग्राफ के बारे में, कितने पॉइंट का आंसर हो गया? 6 पॉइंट का, ठीक है, ग्राफ बनाया, पॉइंट लिख दिया। इंक्रीजिंग डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, बढ़े दोनों है, डिमांड भी बढ़ी है, सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन जो डिमांड में इंक्रीज आया है वो ग्रेटर है। क्या मतलब है? डिमांड में ग्रेटर बदलाव करना है, तो नया जो डिमांड का राइट तो बनेगा वो तो पता है हमको, लेकिन थोड़ा ज्यादा दूर बनाना, ठीक है, इसको नाम दे देंगे D1, इसको भी नाम दे देंगे D1, ठीक। और जो सप्लाई कर बढ़ाओगे वो कम बढ़ाना, इसमें कितना गैप है? ज्यादा, और इसमें कितना है? क्योंकि यही बोला था, व्हेन इंक्रीजिंग डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, साइमल्टेनियसली शिफ्ट हुए हैं बट डिमांड ज्यादा शिफ्ट हुआ है, तो ये S1 है, ये भी S1 है। अब देखो पहले क्या चल रही थी इक्विलिब्रियम, ये चल रही थी, सही बनाया एकदम। अब क्या हुआ है? अब यहाँ आ गई है, प्राइस भी बढ़ा है, ठीक है, दोनों बढ़े, मतलब यहाँ पे प्राइस पहले P पे था, Q पे थी, P1 पे आ गया, और क्या लिखा है? व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज करा है, मतलब दोनों बढ़े बट डिमांड ज्यादा बढ़ी है। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, इस बार सप्लाई में ज्यादा बदलाव है, बढ़े दोनों है लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ा है, और इसको हम लोग व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल कब होंगे, क्या बताओगे? व्हेन देयर इज अ साइमल्टेनियस चेंज बट चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड। ये भी दोनों वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चेक करें, ये बनाया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है, डिमांड है, ये सप्लाई है, सप्लाई घटे बढ़ेगी लेकिन ज्यादा बढ़ेगी, मतलब सप्लाई वाला हम थोड़ा दूर रख देते हैं, है ना, डिमांड भी बढ़ेगी पर कम बढ़ेगी। क्या देखने को मिला? पहले P पे था, अब कहाँ गया? ठीक है, प्राइस तो गिरा है लेकिन सप्लाई क्वांटिटी बढ़ी है, पहले वो कम थी अब बढ़ी है, ठीक है, व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। तो तीनों ही केस में सप्लाई बढ़ी है, सॉरी क्वांटिटी बढ़ी है, देखो यहाँ भी बढ़ी है, यहाँ भी बढ़ी है, और ठीक है, जब डिमांड और सप्लाई साथ में इंक्रीज कर रही है तो सप्लाई नीचे वाली क्वांटिटी तो बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन इसमें प्राइस कांस्टेंट है, इसमें प्राइस राइज करा है, इसमें प्राइस फॉल करा है। इसके बाद तुम्हारा जो है वो शॉर्ट में इसी की समरी है, बस कुछ नहीं। तो क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई एट अ ग्लांस, तीनों बातों को शॉर्ट में। इफ इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज सप्लाई आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट या अलग? कांस्टेंट, प्राइस विल रिमेन अनचेंज, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ क्या होगा? इफ इंक्रीज इन डिमांड इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द इंक्रीज इन सप्लाई, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज, ठीक है, प्राइस भी बढ़ेगा, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीज, ये लिखा है। लास्ट वाले में इफ इंक्रीज इन सप्लाई इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, सप्लाई ज्यादा बढ़ी, देन द इंक्रीज इन डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स बट डिमांड क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस। बचा क्या? अच्छा, जो इतने लिखे तो ज्यादा थे, हैं तो कम, ये 3 बचे, इनको हम तुम्हें समझाएंगे भी नहीं, ये तुम खुद बना लोगे। क्यों खुद बना लोगे? पहली चीज क्या लिखा है? डिमांड भी गिरी, सप्लाई भी गिरी है, सेम प्रपोर्शन में गिरी है, बना पाओगे नहीं बना पाओगे? लेफ्ट राइट कर देना, दोनों को सेम प्रपोर्शन कर देना, बुक में भी नहीं दी है तुम्हारे। के बाद डिमांड भी गिरी, सप्लाई भी गिरी, बट चेंज इन डिमांड ज्यादा है, इसके भी लिख लेना, बना लेना, फिर लिख दोगे। ये बुक में भी नहीं है, ठीक है, बुक में भी नहीं दी। लास्ट वाला देखिए, बना लोगे खुद, 10 पॉइंट हो गए पूरे। सम स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कुछ शिफ्टिंग ही है, फिर से अभी खत्म नहीं हुआ था वो, सप्लाई अप्लाई इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज वही पे है, लेकिन लिखा क्या हुआ है? लिखा है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इंक्रीजेस। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है?
आपने इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा था उसको बता दे रहे हैं। डिमांड कर्व नॉर्मली हम लोग कैसे बनाते हैं? डिमांड कर्व हम लोग ऐसे बनाते हैं, है ना। सप्लाई कर्व नॉर्मली ऐसे बनाते हैं। ये जो परफेक्टली इलास्टिक लिखा हुआ है, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो इसमें डिमांड कर्व यूं बनेगा भाई, इतना ध्यान रखना, ठीक। जब परफेक्टली इलास्टिक बनता है, आपने इलास्टिक चैप्टर में करा हुआ, जब रिवाइज करोगे आ जाएगा। डिमांड कर्व ऐसे बनेगा भाई, इतना ध्यान रखना। सप्लाई वैसे ही बनेगा जैसे बनता है, मतलब सप्लाई यूं बनता है, सप्लाई ऐसे ही बनेगा, बस डिमांड कर्व सीधा हो जाएगा। किसमें? परफेक्टली इलास्टिक में। अब बोल क्या रहे हैं? व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इंक्रीजेस। पहले अपना वही बनाना जो बनाते हो हर बार, ठीक है। डिमांड कर्व यूं बनाते हो, यूं तो नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? सीधा, ठीक। सप्लाई कैसे बनाते हो? ऐसे। सप्लाई ऐसे ही बनेगी जैसे बना रहे थे। कोई डाउट इसमें? यहाँ दोनों कट हो रहे हैं, ये क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ कट हो रहे दोनों, और ये क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सही है। नीचे लिख दिया ये क्वांटिटी है, इधर लिख दिया ये प्राइस है, और ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है? वाई, और ये एक्स होती है। इतना हमने एक अपना बेसिक डायग्राम जो हर बार बनाते थे बना लिया। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रख दिया, सप्लाई कर्व अपना जैसे होता है वैसे रख दिया। अब क्या बोला इन्होंने? सप्लाई इंक्रीजेस। सप्लाई इंक्रीज होगी, राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट? हाँ समझ, राइट साइड शिफ्ट होगा। राइट मतलब उधर की तरफ। तो एक नया हम सप्लाई कर्व बना रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं S1, सही है। अब बताओ नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? हमारा सप्लाई कर्व राइटवर्ड साइड शिफ्ट हो गया। डिमांड कर्व तो ये है, सप्लाई कर्व अब ये है, तो कहाँ इक्विलिब्रियम आ रहा है? यहाँ पे। लाइन नीचे खींच दे, इसको नाम दे दे क्या? Q1। तो क्या नजर आया? इक्विलिब्रियम प्राइस वहीं पे है, देखो इक्विलिब्रियम प्राइस वहीं चल रहा था, अभी भी कहाँ है? वहीं पे, उसी लाइन में, लेकिन सप्लाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सप्लाई नहीं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ चुकी है, ठीक। बस ये लिखना है। इफेक्ट लिखोगे अगर तो क्या लिखोगे? हाँ, हुआ क्या? सबसे पहले इफेक्ट कैसे लिखा जाएगा कि क्या चेंज आया है ना। इंक्रीज इन सप्लाई causes rightward shift in supply curve, ठीक। पहली चीज ये लिखी जाती है, सप्लाई बढ़ी है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। क्या राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है? सप्लाई कर्व, ठीक है। सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई कर्व राइटवर्ड साइड शिफ्ट हो गया, पहली चीज। दूसरा क्या देखने को मिला? इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू इवन, जो चेंजेस आ रहे हैं वो बताने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम प्राइस तो वहीं रहा, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स सेम, ठीक है। और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस, बस खत्म हो गया और कुछ नहीं। पहले अपना नॉर्मल सा कर्व बनाया, फिर सप्लाई में इंक्रीज आया तो सप्लाई शिफ्ट कर दिया इधर वाल, जो चेंजेस आए लिख दिए। क्या चेंजेस आए? पहले लिखा इंक्रीज इन सप्लाई कॉजेज राइटवर्ड शिफ्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू इवन, ई से कहां आ गया? इवन पे आ गया। इक्विलिब्रियम प्राइस तो वही है, नहीं बदला, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, Q से Q1 लिख सकते हो, फ्रॉम OQ टू OQ1, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखो, उसके बगल में दिया हुआ है क्या लिखा है? व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इंक्रीजेस। फिर से इस बार डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है जैसे पहले थी, लेकिन इस बार सप्लाई डिक्रीज हो गई है। मतलब वापस अगर बनाए, एक ये बनेगा, डिमांड कर्व कैसे बनेगा? सीधा। सप्लाई कैसे बनता है? सही है ना, ठीक। यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो मतलब नया सप्लाई कर्व किधर बनेगा? लेफ्ट साइड, इधर साइड, सही है। और इक्विलिब्रियम प्राइस पहले ये चल रहा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट सॉरी, पहले ई था, अब E1 आ गया, ठीक है। क्वांटिटी क्या थी? अगर हम इसको नाम दे Q, तो अब आ गई Q1 एग्जाम्पल। क्या लिखोगे इसके बारे में? फिर से लिखना, डिक्रीज इन सप्लाई कॉजेज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू E1 फ्रॉम E टू इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम। इसमें भी क्या रहा? इक्विलिब्रियम प्राइस सेम ही रहा, पहले भी यहाँ था, अभी भी यहीं पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ी है, कम हुई है? डिक्रीज। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इसमें तो बढ़ी थी पर इसमें डिक्रीज हुई है। ये सब नहीं लिखना है, एक्सेस डिमांड और सप्लाई साइमल्टेनियस वालों में और स्पेशल केस में नहीं लिखना है, सिर्फ उसमें लिखना है जहां पे एक में बदला हुआ है, ठीक। जहां पे सिर्फ या तो डिमांड बढ़ी है या सप्लाई बढ़ी, उसमें लिखना।
साइमल्टेनियस वालों में मत लिखना और ये स्पेशल केस वालों में भी मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अभी देखा परफेक्टली इलास्टिक देखा था, हमने क्या बताया, परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व कैसे होता है ना, परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व सीधा होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में स्ट्रेट होगा, ठीक। परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व सीधी लाइन होगी। तो अगर हम कहें ये डिमांड है और हुआ क्या है, सप्लाई इंक्रीजेस, पहले सप्लाई बनाए, सप्लाई कैसे बनती है, यू, ये बनाई हमने सप्लाई, सही है, और इंक्रीज हुई तो इधर जाएगी या उधर, इधर जाएगी, है ना। लिख दें S1। क्या देखने को मिला, अगर हम प्रीवियस वाले में देखें, इक्विलिब्रियम प्राइस यहां आ रहा था, ठीक है, अब कहां आ रहा है, सही, पहले कहां आ रहा था, पहले पुराना डिमांड डी है, पुराना एस ये है, दोनों कट कहां हो रहे थे, ठीक है। अब जब नया सप्लाई का इंक्रीज होकर इधर बना, तब कहां कट हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो डाउन हो गया है, क्वांटिटी क्या है, सेम रही। क्या लिखोगे इस बार लिखोगे इफेक्ट में लिखोगे कि इंक्रीज आया है तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया, ठीक है, वो लिख लेना, हम नहीं लिख रहे हैं। और क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे था, E1 पे आ गया, ठीक है, ये भी नॉर्मल सी बात है। मेन क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस, सही है ना, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुआ, सेम रही, बदल गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स सेम। बाकी पॉइंट अपने प्रीवियस की तरह लिख देना, ठीक। इधर आ जाए, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड सप्लाई डिक्रीजेस, फिर से डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब क्या रहा होगा, डिमांड तो स्ट्रेट रहा होगा और सप्लाई हमारा ये क्या होगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम रहा होगा, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सही है। अब चेंजेस देखें, डिक्रीज हुआ मतलब किधर, इधर शिफ्ट हो गया, नाम दे दे S1। क्या देखने को मिल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस पहले तो ये आ रहा था, अब कहां आ रहा है, ऊपर, P2 नाम दे दे, सही है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वही है, तो बस क्या लिखोगे, प्राइस इस बार इंक्रीज हो गया है, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रही। फिर से दोनों ही केस में सेम ही रही है। पॉइंट्स के बारे में बता देना, पहले E पे था, अब E1 पे आ गया, मतलब वही बात रिपीट हो रही बार बार। सेकंड केस पे आ जाओ, क्या लिखा, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इंक्रीजेस, और एक बार डिमांड डिक्रीजेस, इस बार सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, तो जो डिमांड कर बनाए उसके यहाँ सप्लाई कर बना दो, पर सप्लाई कर, ध्यान रखना ये सब गलतियां ना कराना, सप्लाई कर परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। परफेक्टली इलास्टिक यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, परफेक्टली इलास्टिक ऐसे बनता है। तो इस बार ये सप्लाई कर रहे, डिमांड कैसे बनता है, यूं के यूं, यूं, तो डिमांड अपना वैसे ही बनाओगे, आ रहा है, डाउट हो रहा है, ठीक है ना। प्राइस इक्विलिब्रियम कहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे, क्वांटिटी कहाँ चल रही है, यहाँ पे, इतना बना लिया। अब जो भी बोला है, डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीज का मतलब क्या है, राइटवर्ड साइड, लेकिन डिमांड राइटवर्ड साइड जाएगी, ये है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो वहीं पे, क्वांटिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। लिख लोगे बना के, कोई डाउट तो नहीं इसमें, वापस से बनाए, सप्लाई हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब सप्लाई ऐसे है, और डिमांड हमारा कैसे है, ये प्राइस चल रहा है, ये वाई चल रहा है। गलती है ना करना कि इक्विलिब्रियम सप्लाई में डिमांड बना दिया और सप्लाई का वैसे बना दिया फिर, ठीक है। जो चीज बोली है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, तो सप्लाई को ऐसे रखना और डिमांड अपनी नॉर्मल छोड़ दें, ऐसे बनाते हो। आ रहा है, क्वांटिटी यहाँ पे चेंज क्या आया है, डिमांड डिक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, डिमांड इधर साइड आएगी, यहाँ पे आ गई, ठीक है। चेंज क्या देखने को मिला, प्राइस तो वही है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो चुकी है। लिख लोगे, पॉइंट पहले तो E पे था, अब E1 पे आ गया। क्या लिखा हुआ, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है इस बार, तो सप्लाई कर्व सीधा होगा, है ना, ये बनेगा सप्लाई कर्व।
चाहे डिमांड इन इलास्टिक हो चाहे सप्लाई इन इलास्टिक हो, सीधा ही बन जाता है। ठीक, अब डिमांड कर्व नॉर्मली हम लोग यूं बनाते हैं, तो डिमांड तो ऐसे बनेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे है? यहाँ पे। इसको पॉइंट देते ई, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब इसमें एक बार कह रहे हैं डिमांड इंक्रीज हुई, एक बार डिमांड तो इंक्रीज हुई, तो मैं आ गया अब अच्छे से, यहाँ पे आ गई D1। क्या देखने को मिला कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वही है लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर बढ़ चुका है। ठीक है, 3 पॉइंट लिखोगे, पॉइंट यहाँ से ई से E1 आ गया है ना, क्वांटिटी तो वही है, प्राइस ऊपर बढ़ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें इसी में बना दे डिक्रीज, तो डी यहाँ आ गया, D2 नाम देते। इस बार क्या देखने को मिला, फिर से क्वांटिटी वही है लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस P2 पे आ गया। हाँ, तो ये तुम्हारा एफएक्स कंप्लीट हो गए। कुछ नहीं था, ग्राफ बना के बता देना है क्या बदलाव आया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखो। अभी तुमने जो देखा ना, जितना भी पीछे पढ़ा, कल से परसों से जो भी पढ़ा, सब कैसे प्राइस चल रहे थे, फ्री मार्केट चल रही थी। फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है कि चीज की डिमांड बढ़ रही है, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है, उससे धीरे धीरे अपने आप कहाँ सेटल हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे। एक्सेस सप्लाई हो रही है, धीरे धीरे कहाँ सेटल हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे। मार्केट में चीजों के भाव कभी बढ़ते हैं घटते हैं, डिमांड बढ़ती है घटती है, अपने आप हो के सेटल वो कहाँ हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे। इतना पढ़ा, आपने देखा कि ये फ्री चल रहे थे। फ्री का मतलब कोई इस पे छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, कोई का मतलब गवर्नमेंट कुछ इंटरवीन नहीं कर रही थी। जितना भी पढ़ा सब अपने आप हो रहा था, फ्री मार्केट कहते हैं इसको। तो पीछे जो पढ़ा ना वो पूरा फ्री मार्केट था। गवर्नमेंट किसी भी चीज के रेट पे नॉर्मली दखल अंदाजी नहीं करती है। चीजों के भाव कैसे डिसाइड होते हैं, अपने आप, सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस से। अगर तुम अभी जाओ और तुम अभी कोई चीज के रेट पता करो कि टीवी कितने की है, ये फोन कितने का है, तो डिमांड सप्लाई से या सेलर के पॉइंट से डिसाइड हो रहा है। गवर्नमेंट फिक्स कर रही है क्या? गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर रही। लेकिन कहीं कहीं पे, अब यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो कहीं कहीं पे गवर्नमेंट चीजों के रेट फिक्स करती है कि इस प्रोडक्ट को इससे महंगा ना बेचना, ठीक है, या इस प्रोडक्ट को इससे सस्ता ना बेचना, वगैरह वगैरह। ठीक, कुछ चीजों एक कौन रेट फिक्स करती है? गवर्नमेंट। तो देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या फिर प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब जब भी आए समझ लेना गवर्नमेंट है बीच में, क्योंकि काबू चीजों को कौन करता है? आप प्राइस को कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। कौन कर सकता है? तो अभी पीछे जितना था वहां गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अब जो पढ़ने वाले हो थोड़ा सा गवर्नमेंट बीच में आएगी। ठीक, क्या आएगी? देखो क्या लिखा है, वी हैव बीन सो फार कंसर्न विद द फ्री मार्केट वेयर देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। अभी बताया, जितना पढ़ा वहां पे गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट का कोई रोल, खुद ही रेट ऊपर नीचे हो रहे थे। In such a situation, price mechanism ensures that the price quantities settle at a level which is clears the market. अभी जो पढ़ा उसमें गवर्नमेंट नहीं थी और वहां पे अपने आप मार्केट क्लियर हो रही थी, प्राइस अपने आप सेटल हो रहे थे। That is at the equilibrium price. The quantity supplied equals quantity demand, so that there is neither excess supply nor shortage of the commodity in the market. कह रहे हैं कुछ भी हो रहा था अपने आप इक्विलिब्रियम पे आ रही थी, ना शॉर्टेज, ठीक है, ना एक्सेस सप्लाई, कुछ नहीं हो रहा था। मार्केट अपने आप कहां सेटल हो रही थी? जो भी बताया वही लिखा हुआ है। However, government plays an important role in modern mixed economy. लेकिन आजकल गवर्नमेंट भी कुछ रोल प्ले कर रही होती है। क्या प्ले कर रही होती है? गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस बाय लॉ rather than allowing it to be determined by the free market. कह रहे हैं गवर्नमेंट कुछ चीजों के भाव फिक्स करती है, ठीक है, उसको फ्रीली नहीं चलने देती कुछ चीजों में। ऑफ डिमांड एंड सप्लाई rather than determined by the market force of demand and supply. ये लिखा है कि कुछ चीजों में गवर्नमेंट दखल अंदाजी करके रेट को फिक्स करती है, डिमांड और सप्लाई से बदलने नहीं देती। ठीक, मतलब हम एग्जांपल दें अगर तुमको कि हमने कहा गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटी, उसके रेट खुद फिक्स करे दे रही है, ठीक, कि भैया सस्ता बेचो इसको, तो ये अपने आप चल रहा है या गवर्नमेंट फिक्स कर रही है? गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। तो यही है, इस टॉपिक में यही है कि कुछ चीजों के भाव कौन फिक्स करेगी? फ्री मार्केट में चलने नहीं देगी। बहुत सी कमोडिटी चलेंगी फ्री मार्केट में, लेकिन कुछ चीजों को नहीं चलने देगी। ठीक, 2 केसेस ऑफ प्राइस फिक्सेशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 2 चीजें रेट फिक्स कर सकती है 2 तरीकों से। एक हो सकता है मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या फिर प्राइस सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है? कोई छत, मतलब कोई टॉप पे इसके ऊपर नहीं जाना है, बस सीलिंग का मतलब ये होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीजों के प्राइस सीलिंग बना देती है कि इससे महंगा नहीं बिकेगा। ठीक, गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे महंगा। और कुछ चीजों का मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन करती है, प्राइस फ्लोर, कि इससे सस्ता नहीं बिकेगा। ठीक, फ्लोर प्राइस मतलब इससे सस्ता नहीं बिकेगा। और प्राइस सीलिंग मतलब इससे
महंगा नहीं बिकेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ प्राइस सीलिंग किसको फायदा देगी, कंज्यूमर को या सेलर को? कंज्यूमर को फायदा देगी। हमने कहा वीट एग्जाम्पल 10 रुपए केजी से ऊपर नहीं बिकेगा, ये किसके फायदे की बात है? कंज्यूमर के फायदे की बात है। क्यों सप्लाई का फायदा हुआ? हमने कहा तुम अपना प्रोडक्ट 10 रुपए से ऊपर नहीं बेचोगे, तुम सेलर हो, खरीदार को फायदा होगा तो तुमको फायदा होगा, 10 रुपए से ऊपर नहीं बेचोगे। प्राइस सीलिंग से हमेशा किसको फायदा होता है? कस्टमर को, कि हाँ इससे महंगा नहीं खरीदना है हमें, ठीक है। और प्राइस फ्लोर हमने कहा तुम 100 रुपए से सस्ता नहीं बेचोगे, मतलब कोई कस्टमर 100 से नीचे खरीद नहीं सकता, किसको फायदा होगा? सेलर को, ठीक है। तो हमेशा याद रखना प्राइस सीलिंग कस्टमर को फायदा पहुंचाती है और फ्लोर प्राइस सेलर को, ठीक है। थोड़ा कंसेप्ट ध्यान में रखना। तो दो फिक्सेशन होते हैं गवर्नमेंट के, कभी प्राइस सीलिंग लगाती है, कभी फ्लोर प्राइस लगाती है। क्यों लगाती है आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम लीगल प्राइस विच द सप्लायर कैन चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। मैक्सिमम प्राइस है, इससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, प्राइस सीलिंग, ठीक है। किसको फायदा पहुंचा रही है? कस्टमर को। सेलर के लिए नुकसान की बात है कि वो उससे ऊपर बेच ही नहीं सकता, प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता, इतने का बेचना है गवर्नमेंट ने कहा है। क्या लिखा है, इट इज जनरली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द लो इनकम गुड कंज्यूमर। किसके फायदे के लिए होता है? गरीबों के लिए, ठीक है। एंड इट इज फिक्स्ड ऑन एसेंशियल कमोडिटी, और गवर्नमेंट सब चीजों पे नहीं लगाती है, एसेंशियल चीजों पे लगाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लगा दिया, डेली यूज के प्रोडक्ट पे लगा दिया, गरीबों की सहायता हो सके। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़े। अब ये समझने वाली बात स्टार्ट हो गई, इफेक्ट ऑफ प्राइस सीलिंग ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। कह रहे प्राइस सीलिंग का बताओ क्या असर पड़ेगा। अभी तुमने इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज सप्लाई वगैरह देखा था, प्राइस सीलिंग देखते हैं। पहले एक नॉर्मल सप्लाई डिमांड का जो बनाते हो इक्विलिब्रियम वो बना लेना, ठीक है। नॉर्मल सप्लाई कैसे चलती है ये, ठीक है, और डिमांड कैसे चलती है? नॉर्मल वाली ऐसी चलती है। यहाँ डालना सप्लाई है, यहाँ डाल देना क्या है? डिमांड है, ठीक है। इसके बाद प्राइस कहाँ चल रहा है? यहाँ पे। डिमांड कहाँ चल रहा है? ये क्यू बन जाएगा, ये पिन बन जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? अभी कुछ नहीं करा है, जो आपने कल सीखा था वही बनाया, ऐसे ही बनता है। ये ई चल रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हुआ क्या है, गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाने वाली है, ध्यान समझना वरना कंफ्यूज हो सकते हो। खत्म नहीं करा, अभी एक और बनाते हैं पॉइंट। यहाँ हम डाल लें एक P0 पॉइंट, यहाँ डाल लें P1 पॉइंट, ठीक है। अगर प्राइस P पे चल रहा है तो इक्विलिब्रियम पे है, अगर प्राइस P पे चल रहा है कहाँ है? अगर प्राइस P0 पे चल रहा है तो क्या क्रिएट हो रही है मार्केट में? एक्सेस सप्लाई या एक्सेस डिमांड? एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो रही है। क्यों एक्सेस सप्लाई है? क्योंकि देखो सप्लाई इधर है और डिमांड, और अगर प्राइस P1 पे चल रहा है तब क्या क्रिएट हो रही है मार्केट में? एक्सेस डिमांड। क्यों? डिमांड इधर है, सप्लाई इधर है, ये सिचुएशन एक्सेस डिमांड दिखा रही है। नॉर्मली प्राइस कहां चलेगा? P पे, अपने आप इक्विलिब्रियम पे चलेगा। नीचे भी आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर आएगा तो नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये एक आपने जो पीछे सीखा वही बना दिया हमने, अभी कुछ एड ऑन नहीं करा है। अब एड ऑन करते हैं, हमें प्राइस सीलिंग लगानी, गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाने आ रही है। अच्छा बताओ प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट ऊपर लगाएगी या नीचे लगाएगी? ऊपर लगाएगी। क्यों नीचे लगाएगी? ये नॉर्मल बना दिया हमने। प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करने वाली है कि इसके ऊपर मत बेचना। इक्विलिब्रियम पे कभी नहीं लगाएगी। इक्विलिब्रियम पे लगाने का फायदा क्या है? इक्विलिब्रियम में तो अपने आप दिखता है। अब देखते हैं अगर ऊपर लगाती तो क्या होता और नीचे लगाती तो क्या होता। अगर गवर्नमेंट मान लो ऊपर प्राइस सीलिंग लगाती कि भैया यहां सीलिंग लगा दी हमने, इसके ऊपर मत बेचना, तो मार्केट में रेट चल कौन सा रहा होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस चलता है ना, ये P, ये तो ऑलरेडी सीलिंग से नीचे है, तो कोई फायदा हो रहा है? गवर्नमेंट ने फिक्स जो करा सीलिंग वो कहां फिक्स कर दी? P0 पे। एग्जाम्पल कहां फिक्स कर दी? मार्केट में भाव क्या चल रहा होगा? P, इक्विलिब्रियम प्राइस चलता है मार्केट में, और P तो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, सीलिंग से कम है, तो कोई फायदे का सौदा है? कोई फायदे की बात है? कोई फायदे की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ये भाव चल रहा है, आपने फिक्स यहां पे कर दिया मैक्सिमम, ठीक है, तो कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे है कि हम कहें 10 रुपए की ब्रेड मार्केट में बिक रही है, ठीक, गवर्नमेंट ने कहा 15 सीलिंग है, 15 के ऊपर मत बेचना, ऑलरेडी 10 की बिक रही है, कोई फायदा बात है? फायदा कब होता है? जब गवर्नमेंट कहती 5 रुपए से ऊपर मत बेचना, है ना, 10 की चल रही है और सस्ती कर दे गवर्नमेंट, तब तो फायदा है। हाँ, कंज्यूमर के पॉइंट से कुछ समझ में है क्या बोला हमने? मार्केट में भाव जब ये चल रहा है P वाला, तो अगर गवर्नमेंट ऊपर सीलिंग लगा देगी तो कोई फायदा ही नहीं है।
मान लो ये 10 रुपए है, गवर्नमेंट ने कहा 15 रुपए पे सीलिंग लगा दे रहे हैं। जब 10 में बिक रहा है तो 15 की सीलिंग से क्या मतलब है, ऑलरेडी 10 में बिक रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं आया। हाँ, गवर्नमेंट कहती नहीं हम 5 रुपए पे सीलिंग लगा रहे हैं, 10 का भाव चल रहा है मार्केट में, 5 पे लगा रहे हैं, तब फायदा होगा। कुछ समझ में आया क्या बताया? तो हमेशा प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होती है, ऊपर नीचे, ठीक। तो मतलब जो सीलिंग गवर्नमेंट लगाएगी यहां नहीं लगाएगी, यहां लगाएगी, प्राइस सीलिंग, ठीक। अब जरा रीड करते क्या लिखा है। इफ गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस सीलिंग अबव इक्विलिब्रियम प्राइस इट विल हैव नो इफेक्ट। ऊपर लगा दे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज इट क्रिएट्स एक्सेस सप्लाई। अगर ऊपर लगाया होगा एक्सेस सप्लाई बनेगी और रेट कहां जाएगा, एंड प्राइस विल कम डाउन टू इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस विल ऑलरेडी बी बिलो प्राइस सीलिंग, और इक्विलिब्रियम प्राइस तो ऑलरेडी नीचे ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए ऊपर लगाना फेल कर जाएगा। अब यहां से मेन स्टार्ट हुआ है, ये एक बताया कि कहां लगना है, नीचे लगना है। यहां से क्या स्टार्ट हुआ है, टू बी मीनिंगफुल प्राइस सीलिंग इज सेट बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। फायदा तभी होगा जब नीचे लगाओ। इफेक्ट क्या पड़ेंगे अब उस पर आ जाते हैं। इसी में देख लो क्या असर पड़ा। यहाँ पे प्राइस सीलिंग ऊपर का कुछ नहीं देखना तुम्हें, प्राइस सीलिंग यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट तुम्हारा ये था, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अपने आप अब आएगी नहीं, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है, लेकिन ये ऊपर शिफ्ट हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी, ऊपर जाना नहीं है। सीलिंग मतलब अब ये ऊपर अपने आप नहीं जा पाएगा, बस यहीं चलेगा। मार्केट में क्या होता रहेगा, एक्सेस डिमांड अपने आप चलती ही रहेगी, ठीक है। क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड विल एक्सीड क्वांटिटी सप्लाई। डिमांड यहाँ है और सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड एक्सीड्स क्वांटिटी, पहली बात। शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी विल डेवलप, डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, क्या हो रहा है, लोग मांग ज्यादा रहे हैं, बिकने के लिए कम है। प्राइस सीलिंग जब गवर्नमेंट लगाएगी यही होगा। अब एग्जांपल रियल लाइफ लो, हमने कहा गवर्नमेंट ने ब्रेड 5 रुपए में कर दी, बहुत से लोग खरीदने आ जाएंगे, है ना, और डिमांड उतनी सप्लाई होगी क्या, नहीं होगी, रेट गिर चुके हैं, बहुत लोग खरीदने आ गए, सप्लाई उतनी नहीं है, वही बात है, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्वांटिटी एक्चुअली बॉट एंड सोल्ड विल बी OQ1। अगर हम यहां से इसको नीचे लाइन खींच दें और इसको नाम दे दे Q1, तो जो क्वांटिटी खरीदी बेची जा रही होगी मार्केट में वो ये होगी OQ1। क्यों? पहले तो ये बेची जा रही थी Q1 पर रेट नीचे गिरा दिए, सप्लाई कहां पे है? अब अगर सोचो सप्लाई यहां पे है, मतलब मार्केट में क्वांटिटी इतनी है, तो खरीद बिकेगी भी कितनी, इतनी बिकेगी या आगे जाके बिकेगी? देखो मार्केट में सप्लाई यहाँ पे है ना, डिमांड यहाँ पे है, मान लो यहाँ 100 डिमांड हो रही है 100 पीस की, और सप्लाई 50 पीस की हो रही है, मार्केट में कितने पीस बिकेंगे, 100 या 50? 50। तो यही लिखा हुआ है कि क्वांटिटी सप्लाइड या फिर क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी, कहाँ पे, OQ1, ठीक। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्वांटिटी एक्चुअली बॉट एंड सोल्ड विल बी OQ1। अगर इसको खींचे और इसको Q2 नाम दें तो Q2 नहीं होगी, Q2 तो मांग रहे हैं, बिक कितनी रही होगी, 50, क्योंकि सप्लाई जितनी हो रही उतना ही बिक पाएगा, मांगो जितना तुम मांग लो, तुमको हमें 1000 पीस खरीदने, मार्केट में 10 पीस है तो कितने बिकेंगे? तो वही बात है, मार्केट में सप्लाई इतनी आ रही है तो Q1। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, प्राइस विल बी OP1। प्राइस पहले P1 था, अब कहाँ गया, OP1, यहाँ पे चल रहा है प्राइस। और शॉर्टेज कितनी क्रिएट हुई, अगर हम इसको नाम देते हैं पॉइंट को K और इसको नाम देते हैं L, तो शॉर्टेज कितनी है, KL। ये लिखा है, शॉर्टेज विल बी इक्वल टू KL अमाउंट, बस खत्म, इतना बताना है, ठीक है। फिर से शॉर्ट में यहीं से मेन तुम्हें है, प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट नीचे लगाई, गवर्नमेंट जब प्राइस सीलिंग नीचे लगाई तो हुआ क्या, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा होने लगी, डिमांड ज्यादा हो रही, सप्लाई कम हो रही है, शॉर्टेज पैदा हो गई, शॉर्टेज विल डेवलप। शॉर्टेज पैदा हुई तो एक्चुअल क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड कितनी हुई, जितनी सप्लाई आ रही है, OQ से OQ1 यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, चेंज तो बताने होते हैं ना, तो क्वांटिटी सप्लाई कहाँ तक, क्वांटिटी कहाँ तक है, यहाँ तक, चेंज ये आया। दूसरा चेंज क्या आया, प्राइस विल बी OP1, प्राइस OP से कहाँ गया, और शॉर्टेज कितनी पैदा हुई, KL। कुछ भी नाम दे दो इन पॉइंट्स को, हमने KL दे दिया है, तुम कुछ भी दे सकते हो, ठीक, इंपॉर्टेंट है काफी है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब तुमने देखा कि एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है, जब प्राइस सीलिंग लगी है तो मांग ज्यादा रहे, सस्ता हो गया ना प्रोडक्ट, मांग ज्यादा रहे, बिक कम रहा है, तो प्रॉब्लम आई, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई, पीस 50 है, खरीदार एग्जाम्पल 100 है,
या 120 है, जो भी है। तो प्रॉब्लम यही है 50 पीस बेचा कैसे जाए, है ना। क्या प्रॉब्लम आई कि भैया इतने खरीदार खड़े हैं लाइन लगा के, 50 पीस कैसे बेचा जाए। ठीक, कैसे बेचा जाएगा देखो, सिंस डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, देयर इमर्ज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सप्लाई अमंग बायर। जो लिमिटेड सप्लाई है, कम सप्लाई है, प्रॉब्लम आएगी कि कैसे सही बायर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अमीर भी लेने लगेगा, फिर सस्ता मिल रहा है ना, पहुंचाना किस तक है, गरीब तक पहुंचाना है ना। खैर, तो कुछ सम पॉसिबल मेथड्स विल बी, कुछ पॉसिबल मेथड लगाए जाते हैं। पहला लगाया जाता है पहले आओ पहले ले जाओ। अब अमीर आदमी ज्यादा झंझट नहीं पालता है कि लाइन लगाए, ठीक है। तो इसमें क्या करा जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब लाइन लग जाएगी, जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएगा। अमीर का यार लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, जाके हमको ये झंझट नहीं पालेंगे। तो गरीब लाइन लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा, गरीब लगाएगा, अमीर नहीं लगाएगा। तो क्या लगेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इन दिस सिस्टम सेलर विल सेल द लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल विद देम टू द बायर हु आर फर्स्ट टू अराइव, जो पहले आ जाए ले जाए। द कस्टमर विल हैव टू स्टैंड इन क्यू, लाइन लगाना पड़ेगा, एंड दे विल बी सप्लाइड द कमोडिटी टिल द लिमिटेड स्टॉक लास्ट, जब तक सामान खत्म नहीं हो जाएगा बेचेंगे, और खत्म हो जाएगा। जो 50 आए थे उनको मिल गया, जो आगे के 20 लाइन में और लगे तो उनको नहीं मिला, यही दिक्कत होगी। दिस सिस्टम हैज बीन यूज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज ऑफ केरोसिन, पेट्रोल, अनियंस एक्सेट्रा। इंडिया में शॉर्टेज पड़ी थी तो ये सिस्टम यूज करा गया था, जो पहले आ जाए उसको मिल जाएगा। खैर, however this system will lead to long queues as people will rush to these stores which have some stock of the scarce product। लेकिन बड़ी लंबी लाइनें लग जाएंगी, है ना, क्योंकि भैया कमी है, लाइनें लग जाएंगी वो लंबी लंबी। People will have to waste a lot of time in standing in the queue, समय भी बहुत बर्बाद होगा और गारंटी भी नहीं होगी कि मिले या ना मिले। Those who are at the head of the queue will get the products while customer at the end of the queue may get nothing। आ रहा है समझ में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये क्यू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लाइन लगा के बेचा जाएगा, जितने आ गए उनको मिल जाएगा, बाकी को रह जाएगा, क्योंकि प्राइस सीलिंग लगी है, एक्सेस डिमांड है, सप्लाई कम है, तो ये मेथड अपनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एलोकेशन बाय सेलर प्रेफरेंस। मतलब अब यहाँ पे क्या हो, जब प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट ने लगा दी तो सेलर के जो रेगुलर कस्टमर होंगे, सेलर के सिर्फ सामान उनको दे सेलर, ताकि फालतू लोग ना उठा पाए, जो रेगुलर कस्टमर है उनको दे। मतलब 10 लोग आए, हमने उनमें से 6 सेलेक्ट करके उनको सामान दिया, बाकियों को 4 को लौटा दिया, ठीक है। मतलब मेरे पास कस्टमर आया, हमने देखा ये लायक है देने के, हमने कहा ले जाओ, और दूसरा आया देखा ये लायक नहीं, इसको नहीं दिया, मना कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है सप्लाई कम है, डिमांड। होता क्या, इन दिस मेथड शॉपकीपर विल डिसाइड हु विल गेट द स्कार्स प्रोडक्ट। स्कार्स प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हो, कमी है जिस चीज की। फॉर इंस्टेंस दे मे सेल द स्कार्स प्रोडक्ट ओनली टू रेगुलर कस्टमर, सिर्फ रेगुलर वालों को दे, बाकियों को। कोई डाउट इसमें आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन अगर आता है कि अगर गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लगा दी तो एलोकेशन की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से दूर हो जाएगी, और दूसरा एलोकेशन बाय सेलर प्रेफरेंस से दूर हो जाएगी। कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, एक तरीका और होता है मोस्ट कॉमन, राशनिंग करी जाती है। राशनिंग मतलब पता है, राशन की दुकान पे सामान मिलता है, सुना है। दिस मोस्ट ऑफन अडॉप्टेड मेथड इज दैट ऑफ राशनिंग बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, राशनिंग करती है। मीनिंग राशनिंग इज अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। राशन की दुकानों पे जाओ, सामान सस्ता मिल जाता है ना। तो राशनिंग के थ्रू भी सामान गवर्नमेंट बांटती है। अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट इशूज अ राशन कार्ड or a coupon to each family which enable it to buy a specified quantity of product at a fixed price। कोई डाउट इसमें। अब लिमिटेड सप्लाई है ना, डिमांड ज्यादा है, तो गवर्नमेंट राशन की दुकानों से जिनके पास राशन कार्ड है सिर्फ उन्हीं को देगी, बाकियों को नहीं देगी। पूछना है इसमें। अब देखो, राशन की दुकानों पे सस्ता मिल रहा होता है, बाहर की दुकानों पे महंगा मिल रहा होता है, तो सस्ता जो मिल रहा है वो सिर्फ किसको मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड है। तो इससे एक्सेस सप्लाई जो है वो, एक्सेस डिमांड है वो दूर रहेगी, सिर्फ उन्हीं लोग को मिलेगा जो उनको जरूरत है, गरीबों को, है ना, और एलोकेट हो गई सप्लाई। कोई डाउट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे होगा, तो क्या बताओगे, 3, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरा सेलर प्रेफरेंस, तीसरा राशनिंग। राशनिंग मतलब राशन की दुकानों पे बांटा जाएगा, जिसके पास राशन कार्ड है सिर्फ उसको, सबको तो मिल नहीं रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रॉब्लम विच अराइज ड्यू टू प्राइस सीलिंग। अब अभी तो एक प्रॉब्लम पढ़ी आपने कि भैया सप्लाई कैसे करी जाए, लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए माल, उसका थोड़ा सा सोल्यूशन पढ़ लिया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, जो कि मतलब एक तरीके से ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, प्राइस सीलिंग की वजह से क्या होती है, कहने प्राइस सीलिंग एंड राशनिंग बेनिफिट द पुअर पीपल। कहने फायदा पहुंचाती किसको, पुअर मतलब गरीबों को। बट इट इज लाइकली टू गिव राइज टू ब्लैक मार्केटिंग। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग को, ये ब्लैक मार्केटिंग पता है क्या है,
गवर्नमेंट ने कहा ये 10 का बिकना है, लेकिन आप उसको छुप छुपा के 20-25 का बेच रहे हो, इसे क्या कहते हैं? ब्लैक मार्केटिंग। तो अगर गवर्नमेंट ने सीलिंग लगाई तो हर कोई मान लेगा, हर कोई मान लेगा कि हाँ गवर्नमेंट ने कहा 10 का बेचो, 10 का बेचेंगे, होगा? कुछ लोग क्या करेंगे, चोरी छुपे उसको महंगा बेचेंगे, इसको क्या कहेंगे? ब्लैक मार्केटिंग। तो प्राइस सीलिंग से क्या प्रॉब्लम आती है? एक ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है। इज लाइकली टू गिव राइज टू ब्लैक मार्केटिंग। होती क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है ब्लैक मार्केटिंग इज अ मार्केट इन विच गुड्स आर सोल्ड इलीगली एट प्राइसेस हायर देन अ लीगल फिक्स प्राइस। महंगा बेचा जा रहा है जो गवर्नमेंट ने फिक्स करा उससे, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, देन अ लीगली फिक्स प्राइस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा इतने का बेचना है, लेकिन कुछ लोग उसको उससे महंगा बेच रहे हैं। इट अकर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स एट अ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। क्यों हुई है ब्लैक मार्केटिंग? क्योंकि सामान की कमी है ना। अब सामान की कमी है तो बहुत लोग खरीदने को पड़े हैं, तो हमने क्या करा? महंगा बेचना शुरू करा, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग करी, छुप के महंगा बेचा। There are some consumer who are willing to pay a higher prices to get extra quantity। बहुत से कंज्यूमर ऐसे होंगे कि थोड़े ज्यादा ले लो, सामान हमें दे दो, ठीक आ रहा है समझ में? More than the rationed quantity, while the seller stand to gain if they sell the goods for anything more than the price ceiling। कंज्यूमर को भी फायदा होगा अगर थोड़ा सा महंगा खरीद ले, वो सामान ज्यादा मिल जाएगा। सेलर को भी फायदा होगा कि पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। आ रहा समझ में? यही लिखा हुआ है, मोर देन द प्राइस सीलिंग, कह रहे सेलर को भी गेन होगा। दे while the seller stand to gain if they sell the goods for anything more than the price ceiling। 10 की चीज 12 में अगर बेच दे, सेलर को भी मुनाफा होगा। Since government does not allow any transaction above the price ceiling, लेकिन गवर्नमेंट ने तो कहा नहीं है कि इसके ऊपर बेचो। Such transaction can occur only in black market, ठीक है, where underhand transaction takes place। छुप के ट्रांजेक्शन हो रहा होता है। मतलब अगर हम इसको लिखें, अगर अपने वर्ड में थोड़ा सा समझने के लिए, तो पहले तो एक्सेस डिमांड चल रही थी, एक्सेस डिमांड चल रही थी, तो कस्टमर क्या था? ज्यादा पैसे दे के खरीदने को तैयार था, है ना। कस्टमर हाई प्राइसेस पे खरीदने को तैयार था। अब कस्टमर हाई प्राइसेस पे खरीदने को तैयार था, ज्यादा मिल जाए, तो सेलर भी काहे पे तैयार था? हाई प्राइसेस पे बेचने को तैयार था। लेकिन प्राइस सीलिंग लगी हुई है, और प्राइस सीलिंग तो गवर्नमेंट ने फिक्स करी है, तो आपको महंगा बेचने के लिए कैसे बेचना पड़ेगा? छुप के बेचना पड़ेगा। तो इसी को ब्लैक मार्केट बोला गया। अब आ जाते प्राइस फ्लोर। आसान है, जैसे प्राइस सीलिंग था वैसे प्राइस फ्लोर खत्म हो जाएगा। कभी कभी गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाती है, कभी कभी फ्लोर प्राइस भी लगाती है। फ्लोर प्राइस क्या होता है? समटाइम्स द गवर्नमेंट मे लीगली फिक्स द मिनिमम प्राइस एट विच द सेलर में सेल अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। किसको फायदा पहुंचाएगा? कस्टमर को या सेलर को? सेलर को। कम से कम इतने का तो खरीदना है तुम्हें, इससे सस्ता नहीं खरीद सकते। सच प्राइस इज नोन एज फ्लोर प्राइस और मिनिमम प्राइस सपोर्ट भी बोलते हैं इसको। फ्लोर प्राइस बेनिफिट द सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज। मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फ्लोर प्राइस फिक्स टू अश्योर द प्रोड्यूसर दैट दे गेट अ फेयर प्राइसेस, ठीक है। ये लगाया इसलिए आता है कि प्रोड्यूसर को सही भाव मिले, फेयर प्राइस मिले। गवर्नमेंट जनरली फिक्सेस एमएसपी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। गरीबों के लिए, किसानों के लिए नॉर्मली ये होता है। अमीरों के लिए नहीं होगा कि आप जो सामान बेच रहे हो आपका हम कम से कम इतना पैसा दिलवाएंगे। अमीरों को काहे करोगे? गरीबों को इसलिए होगा कि उनका सामान क्या होता है? सस्ता खरीद लेते हैं लोग। खेती बाड़ी से सामान उगता है फार्मर्स का, लोग क्या करते हैं? कम भाव पे खरीद लेते हैं। तो गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है कि इससे कम कोई नहीं खरीदेगा। इसको फायदा पहुंचाएगा सेलर को। कोई डाउट इसमें? अब आते हैं कहाँ फिक्स होगा और कैसे फिक्स होगा। बहुत आसान है, तुम वही अपना 2 पेज रह गए, तुम वही अपना करोगे। एक नॉर्मल जो अपना डिमांड सप्लाई बनाते हो बनाओगे, ठीक है। डिमांड कैसे बनेगी? ऐसे। सप्लाई कैसे बनेगी? ऐसे। आप प्राइस जो होगा इक्विलिब्रियम ये चल रहा होगा, ई पॉइंट, ये क्वांटिटी कहाँ चल रही होगी? कोई दिक्कत इसमें? अगर प्राइस पी से ऊपर होता, मतलब P1 पे होता, तब क्या चल रहा होता? मार्केट में एक्सेस सप्लाई चल रही होती। और अगर प्राइस P0 पे होता तब क्या चल रहा होता? एक्सेस डिमांड चल रही होती। अब बताओ प्राइस फ्लोर या फिर फ्लोर प्राइस कहाँ लगाया जाए? नीचे के ऊपर? ऑब्वियस है, नीचे लगाओगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतने का बिक रहा है, इतने का बिक रहा है। अगर हम इसको कहें 10 रुपए का, और आपने कहा नहीं 5 से ऊपर, 5 से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, ऑलरेडी 10 का बिक रहा है, 5 का बेचने से क्या? हाँ, गवर्नमेंट कहे 10 का बिक रहा है लेकिन 15 से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, तब फायदे की बात है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा प्राइस फ्लोर कहाँ लगता है? ऊपर। गवर्नमेंट फ्लोर प्राइस, ठीक है, प्राइस फ्लोर नहीं, फ्लोर प्राइस लिखना, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखा हुआ है इफ गवर्नमेंट फिक्सेस एमपी, मतलब मिनिमम प्राइस, शॉर्ट में लिखा हमने, बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस इट विल बी
मीनिंगलेस, कोई फायदे का नहीं, नीचे लगाने से कोई फायदा नहीं है। बिकॉज एक्सेस डिमांड विल इमर्ज, अगर नीचे लगाएगी एक्सेस डिमांड होगी और एक्सेस डिमांड धीरे धीरे ऊपर चला ही जाएगा, प्राइस काम खत्म हो जाएगा, नीचे 5 रुपए गवर्नमेंट के लिखे रह जाएंगे, बिकी 10 पे रहा है, कोई फायदा ही नहीं। ये लिखा है इट विल पुश प्राइस टू इक्विलिब्रियम प्राइस विच विल बी अबव फ्लोर प्राइस, फ्लोर से तो ऊपर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब टू बी मीनिंगफुल प्राइस फ्लोर इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, यहां लगाया, ठीक है, यहां लगाया तो क्या हुआ, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुई, मतलब सामान ज्यादा है, खरीदार कम है, सामान किसानों पर सामान बहुत सारा है, लोग खरीद नहीं रहे, क्यों नहीं खरीद रहे, गवर्नमेंट ने रेट हाई कर दिए। आ रहा है कुछ समझ में? अच्छा एक बात सोचो, डिमांड यहाँ पे से डिमांड है 10 किलो की, डिमांड कितनी है, और सप्लाई है से 90 किलो की, मार्केट में बिकेगा कितना, 10 किलो बिकेगा, ऑब्वियस है ना, 10 किलो जब खरीदने को तैयार है और अवेलेबल बहुत सारा है, बिकेगा कितना, 10 ही तो बिकेगा। तो हम कहें सप्लाई क्वांटिटी कितनी होगी, यहीं से बस नीचे लाइन खींच देना और इसको नाम दे दें अगर हम, ठीक है, 1 दे दो, 2 दे, जो दे दो। तो अगर हम कहें पहले जो बिक रही थी वो कितनी थी, OQ, और अब कितनी बिक रही है, OQ1। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ हमने, पहली चीज इफेक्ट क्या आया, क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांड, सरप्लस और एक्सेस डिमांड ऑफ GH अमाउंट इज क्रिएटेड। अगर हम इस पॉइंट को G नाम दे दें और इसको H नाम दे दें तो कितनी एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुई, GH। लिखना जरूरी है, पॉइंट्स लिख के लिखना जरूरी है कितनी क्रिएट हुई, ये लिखा हुआ है। सरप्लस और एक्सेस डिमांड नहीं, सॉरी उल्टा लिखा हुआ है, सप्लाई है ना, सरप्लस और एक्सेस सप्लाई ऑफ GH अमाउंट इज क्रिएटेड, कोई दिक्कत इसमें, ऊपर देखें नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, प्रोड्यूसर विल गेट द हायर प्राइसेस बट क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड विल फॉल टू OQ1। देखो प्राइसेस जो मिल रहे हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं, P से कहां मिल रहे हैं, P1 पे, और बॉट एंड सोल्ड कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, कम हो गई है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर विल गेट द हायर प्राइसेस, फार्मर्स को रेट तो ज्यादा मिलने लगे लेकिन क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड विल फॉल टू OQ1, क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड OQ1 पे आ गई, कोई दिक्कत। आगे, सम प्रोड्यूसर विल फेल टू सेल देयर कमोडिटी, दिक्कत ये आएगी कि भैया सब फार्मर बेच ही नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट ने फायदे के लिए, फार्मर के फायदे के लिए क्या करा, रेट ऊपर करे, रेट ऊपर करे, लोगों ने क्या करा, खरीदना बंद कर दिया, डिमांड कम कर दी, तो अब नुकसान हुआ, फार्मर को फायदा हुआ, उल्टा नुकसान होने लगा, रेट तो ज्यादा मिल रहे हैं पर पूरा सामान नहीं बिक रहा। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट ने समाधान निकाला, सम प्रोड्यूसर विल फेल टू सेल द कमोडिटी सो गवर्नमेंट परचेजेस द अनसोल्ड स्टॉक, सरकार खरीद लेती है, ठीक है, ऑफ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट बिल्ड्स अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया बाय परचेजिंग सरप्लस फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर एट MSP, उसी भाव पे जो ये एक्सेस सप्लाई है ये कौन खरीद लेता है, गवर्नमेंट, और इसका स्टॉक बना के बांट देती है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यही लास्ट में समअप करा इन्होंने, प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टू बी इफेक्टिव, इट इज फिक्स्ड बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। और प्राइस फ्लोर क्या है, ऑन द अदर हैंड प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस लिमिट ऑफ अ कमोडिटी, इट इज इनवेरिएबली फिक्स्ड हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर।